आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत ही फिनोमिनल चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो इसमें एक टॉपिक आता है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। इस मेटल एंड नॉन मेटल के साथ साथ हम लोग इसमें कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारा चैप्टर 3 है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्या कहते हैं एटम। तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है हम लोग उसको भी समहाउ मतलब कवर करने की कोशिश कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा बेसिकली जिसको हम बोलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जितना तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको हम थर्ड चैप्टर से हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उतना उसमें टच करेंगे ताकि जब तुम्हारा चैप्टर 3 है तो आसान हो जाए। लेकिन विश्वास मानो इस मैटर अराउंड अस प्योर ये जो चैप्टर है जितना तुम अच्छे से अभी पढ़ लोगे क्लास 9th में उतना तुम्हारे लिए क्लास 11th में भी मेंटेन करेगा। और उसके साथ साथ जब तुम मतलब क्या कहते हैं कि जब क्लास 10th में जब तुम्हारा चैप्टर आएगा क्लास 10th में बेसिकली जब तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आएगा तो तुम्हारे लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जो केमिस्ट्री के जो अब तुम्हारे जो अगले चैप्टर हैं जिसके बाद जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बाद फिर तुम्हारा कौन सा चैप्टर है फिर अगला बताओ उसके बाद केमिस्ट्री में बताओ कि जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मास नंबर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हाँ एटम। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाद में आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल पहले आ जाता है बस यही बात है। तो एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये तुम्हारा तुम्हारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये तुम जितने अच्छे से पढ़ लोगे उतना ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि क्लास 9th और क्लास 11th तुम्हारे लिए सबसे आसान होने वाला है। तो इस चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे हाँ क्या चीज है क्या चीज नहीं होती है। इन सब चीजों को समझेंगे। पहले मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने बताया कि कैसे ये चैप्टर तुम्हारा आने वाले चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लास 10 में तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल पे एक अच्छे खासा पार्टिसिपेट करने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है कि और भैया और कैसे इसको पढ़ सकते हैं कैसे नहीं पढ़ सकते बताओ। कोई आइडिया अगर तुम लोग के पास हो कि भैया हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं तो मेरे को बताओ ताकि मैं तुम लोग के वे अकॉर्डिंग चल सकूं। किसी को कोई वो है प्रॉब्लम। सर, नहीं हाँ भैया। बोलो। फिर वो प्रियांशी ने ज्वाइन किया है। हाँ कोई बात नहीं मैंने देख लिया। ठीक है। कोई भी डाउट हो खुल के पूछना है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। देखो अगर जैसे मैं हेडिंग डालता हूँ ना सॉरी। ठीक है अगर जैसे मान लो कि मैं हेडिंग डाल देता हूँ जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ऑलरेडी स्कूल में हो रखा है कि नहीं हो रखा है पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। है ना। एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग ना एक स्ट्रक्चर ही जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में तुम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो या फिर मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि तुम्हें कितना मालूम है इस चैप्टर के बारे में। मुझे केवल हेडिंग्स के बारे में बताओ है ना। जैसे मान लो कि कोई बोल देगा भैया प्योर और इम्प्योर है ना। प्योर और इम्प्योर मतलब क्या कहते हैं सब्सटेंस हो गया। अब मुझे बताओ इसके अलावा तुमने और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रखा है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ तुम लोग को बेसिक थोड़ा बहुत मालूम है थोड़ा बहुत नहीं मालूम है। बताओ मुझे और क्या टॉपिक पढ़ा है तुमने। भैया टिंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट्स पढ़ रखा है वेरी गुड। सारे लोग पार्टिसिपेट करना कोई दिक्कत नहीं अगर किसी को कुछ नहीं आएगा तो बताओ। और सर, किसी मेरी ने क्लास में हुआ नहीं है। अच्छा चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मेरी नहीं। क्लास में भी। ठीक है तुम्हारी क्लास में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कर लो बेटे आगे बाजी। कुलदीप तुम बताओ। ये हमारे यहाँ पता है मैम ना एक ही दिन में खत्म कर देती हैं चैप्टर अरे खत्म। कोई बात नहीं वो तुम मुझे टॉपिक का नाम बताओ जो तुम्हें आता है इसमें। भैया एक दिन में खत्म होगा, उस दिन मैं गया ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता अभी। बहुत बढ़िया और अंजलि तुम बताओ। प्रिया नाम है क्या नाम है। सर, प्रियांशी। हाँ प्रियांशी प्रियांशी तुम बताओ कोई भी इस टॉपिक में कुछ भी मालूम हो। हुआ ही नहीं ना चैप्टर तुम्हारे यहाँ तो। हुआ अलग ही नहीं सेक्शन। है। कुछ नहीं हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ फिर मैं ऐसा बेसिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि जब तुम लोग चैप्टर में आओगे तब तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब केवल यश है जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा है। तो अभी यश एक छोटा सा मेरे को बताने की कोशिश करो कि प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से जो चीजें हैं आसपास आसपास की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग मैटर बोलते हैं। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। मैटर पार्टिकल से बना होता है बहुत छोटे होते हैं बहुत इनके बीच में स्पेस होता है। दे हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैटर है। लेकिन उनमें से कुछ प्योर है और उनमें से कुछ इम्प्योर है। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि कुछ चीजें प्योर है कुछ चीजें इम्प्योर है जब मान लो कि मैं बोलता हूँ वाटर है तो वाटर मुझे बता सकता है कोई कि ये प्योर है कि इम्प्योर है बताओ मुझे। कोई भी गेस करो। भैया भैया अगर वो किसी भी चीज से एकदम डिस्टिल्ड वाटर है तो फिर वो प्योर वाटर है। अगर मान लो चलो ठीक है डिस्टिल्ड वाटर इट मीन दैट इज अ प्योर वाटर ओके। दैट्स गुड। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बना देता हूँ मेरे को पानी प्यास लगी थी लेकिन मैंने उसमें नींबू मिला दिया या फिर मान लो कि मैंने उसमें चीनी मिला दिया तो मैं बोल सकता हूँ
सॉल्ट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा शुगर सोल्यूशन है ना। सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिकली पानी में मैंने शुगर और सोल्यूशन मिला दिया। तो मुझे बताओ वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा? भैया वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि वो उसमें इम्प्योर बहुत से सब्सटेंस हो ज्यादा जाएगा। पार्टिकल्स हैं आइटम्स मतलब ओके। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो कि तुम्हारे घर में एक जार रखा है। जार मतलब समझते हो ना? जार मतलब क्या होता है? भैया वो एक बर्तन, कोई ऐसा है ना, चीज कोई जिसके बर्तन है। अंदर हम ठीक। स्टोर कर हाँ, सके। वेरी गुड, जिसके सामने, जिसके अंदर हम चीजों को स्टोर कर सके। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक जार है, उसमें पूरी की पूरी चीनी भरी हुई है। और तुमने उसमें मतलब क्या किया, एक स्पून निकाला चीनी और उसको निकाल के इधर रख दिया, है ना, साइड में डाल दिया। तो जब तुमने मतलब क्या कहते हैं उस स्पून से निकाल के रखा, तो तुम्हें पता चला कि मैं जितनी भी उसको अगर मैं जूम करके देखता हूँ, माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि हर एक कंपोजिशन में कलर, शेप और जो भी साइज है, वो मतलब समहाउ इक्वल आ रहा है। शेप भले चाहे इक्वल ना है, लेकिन जो उसका साइज है, जो मॉलिक्यूल का उसका साइज है। अभी ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इन धीरे धीरे हम उसको टच करेंगे। लेकिन अभी जो क्लास में जिन्होंने मैटर चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बस यही है कि अगर मान लो कि तुम्हारे घर में एक जार है और जार में तुम्हारी पूरी चीनी भरी हुई है, और अगर मान लो कि तुमने 2-3 स्पून निकाला, उसको बाहर निकाल लिया, तो जब तुम उसको देखोगे, चेकआउट करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारा कलर है, शेप है, जो साइज है पार्टिकल्स के बीच का उसका, वो क्या है, सेम है। अगर जैसे मान लो कि इसमें तुम्हारे 10 पार्टिकल पड़ रखे हैं, किसके पड़ रखे हैं, तुम्हारे बेसिकली शुगर के पार्टिकल पड़ रखे हैं। तो अगर मैं सबको मैं सेग्रीगेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो मुझे पता चलेगा जो उनका कंपोजिशन है, जिस चीज से वो मिले हुए, बेसिकली जो ग्लूकोज मिला होता है, ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है ना, C6H12O6, ये चीज हो गया। तो उसका शेप हो गया और जो उसका कलर हो गया, वो वेरिएट नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, सेम हो रहा होगा। लेकिन ठीक उसी जगह तुम अपने घर में चले जाओ, घर के सामने जो तुम्हारी मिट्टी है, मिट्टी को तुम एक स्पून निकाल लाओ और उस स्पून को जाके मतलब क्या कहते हैं, फिर उसको चेकआउट करो, फिर उसको चेक करने की कोशिश करो। तुमको पता चलेगा यार, उस मिट्टी में तुम्हारे हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट समझ में आ रही है। क्योंकि उसमें तुमको क्ले पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। क्ले पार्टिकल के साथ साथ तुमको उसमें ग्रास भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी मिल सकते हैं, या फिर कुछ भी डेड डिकेइंग पार्टिकल्स कुछ भी मिल सकता है। तो तुमको पता चलेगा यार, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी प्योर तो नहीं है, कुछ ही प्योर है। और वो प्योर भी इसीलिए है क्योंकि हमने उनको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, मतलब हमने उनको अलग तरीके से रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं किसी भी चीज से, जैसे मान लो कि किसी भी जगह जाता हूँ और कुछ उठा के एक डेस्क में रखता हूँ, उसको चेकआउट करता हूँ, और अगर मुझे मान लो कि कलर, शेप और साइज सबका सेम नहीं आता है, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस होगा, बताओ मुझे। भैया इम्प्योर। प्योर होगा। नहीं, अगर नहीं आता, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर मान लो कि अगर जैसे मैं किसी भी जगह गया और मैंने वहां से कोई एक मुट्ठी, मैंने कुछ भी उठाया और मैंने उसको रखा, और रखने के बाद मान लो कि अगर मेरे को पता चला कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं, सबका कलर, शेप और साइज समाओ मतलब सेम है, तो वो फिर कैसा होगा, प्योर होगा या इम्प्योर होगा? ये प्योर। हाँ, प्योर होगा। ये कुछ वैसा ही है, जैसे मान लो कि तुम मतलब क्या कहते हैं, मार्केट में गए, मार्केट में तुमने बोला कि भैया चने दे दो, मेरे को चने खरीदना। उसने उस बोरी से चने निकाले और पन्नी में पैक करके तुमको दे दिए। तो अगर जैसे मान लूंगी कि वो मैटर कैसा है, वो सब्सटेंस कैसा है, अगर मैं कलेक्टिवली बात करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम बोलोगे भैया प्योर है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर के जो पार्टिकल है, पार्टिकल इन द सेंस मतलब एक तुम्हारा इंडिविजुअल जो चने है, सबका सेम शेप और साइज, जो उसके कंपोजिशन है, वो क्या है, सब सेम हो रखे हैं। लेकिन तुमने उससे बोल दिया कि भैया एक काम करिए, मेरे को स्प्राउट्स बना के दे दीजिए। तो उसने कुछ चने निकाले, कुछ ज्वार निकाल दिए, फिर उसने बाजरा निकाल दिया, फिर उसने किसी में कुछ चीजें मिला के तुमको फिर पन्नी में बांध के दे दिया। तो फिर तुम एज अ मतलब जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एज अ वो होगा, तो तुम उसको बोलोगे स्प्राउट्स। लेकिन स्प्राउट्स को अगर तुम चेक करोगे, तो उसमें डिफरेंट 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 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। और मॉलिक्यूल के सेंस में हमने क्या बोल दिया, कुछ को हमने ग्राम बोल दिया, कुछ को हमने जौ बोल दिया, कुछ को हमने कुछ भी बोल दिया, है ना। तो वो जब मतलब क्या कहते हैं, जौ बोल दिया, बाजरा बोल दिया, या फिर मतलब कुछ भी बोल दिया ना, गेहूं बोल दिया, तो फिर तुमको पता चला कि भाई यार, एक तरीके से जो स्प्राउट्स है, इस समय वो एज ए इम्प्योर सब्सटेंस काम कर रहा है। तो अभी इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस जो भी ना, पूरे चैप्टर टाइम पूरे हर जगह चलेगा। तो अभी बस केवल एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, अभी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है। लेकिन जो चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा था, वो चीज समझ में आएगी नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। ये सर। आ गया ना? तो देखो, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हैं ना, वो दो चीजों में हो रखी हैं, या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। तो प्योर होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा तब हो जाती है जब हम उसे सेलेक्टिवली निकालते हैं, है ना। अदरवाइज वो भी इम्प्योर के सब्सटेंस पे ही होता है। जो तुम्हारी चीनी बनती है, पहले वो इम्प्योर ही होती है, वो शुगर कोइन के जूस से ही बनती है। और शुगर केन का जो जूस होता है, वो तुम्हारा इम्प्योर होता है।
लेकिन जब हम उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके जब हम उसके मतलब मटेरियल को, जब उसके कंपोजिशन को अलग निकालते हैं, तब जाके हम उसको प्योर बनाते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट आसपास की जितनी भी चीजें वो सारी इम्प्योर ही होती हैं, लेकिन हम उसको प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं उसको जब हम सेग्रीगेट करते हैं। इवन जो हमारा एयर है वो भी, एयर में तुम्हारी सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम्हारी नाइट्रोजन है, तुम्हारी सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी गैसेस है। तो जब हम एयर को बोलेंगे तो एयर एज तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मान लो कि मैं अगर उसी एयर से मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एक तरफ निकाल देता हूँ, तो फिर वो एज ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया ना? तो किसी को कोई भी डाउट होगा तो खुल के पूछेगा, है ना? आसपास के जो भी तुमको घर में चीजें दिख रही है, तुमको लग रहा हो भैया डेस्क क्या होता है, भैया ये क्या होता है, तो मतलब थोड़ा सा समझना, उसको कोशिश करना कि यार क्या चीजें तुम्हारी प्योर हो सकती हैं, क्या चीजें प्योर नहीं हो सकती हैं। अभी एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा एलिमेंट और कंपाउंड। तो अभी ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, तुम्हारा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो मैं इसका बस केवल तुमको बेसिक बताऊंगा। लेकिन जब इसका एक पर्टिकुलर जब टॉपिक आएगा ना कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना, जिसमें तुम्हारा कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, तब मैं तुम्हें इतना अच्छे से इतना बेहतरीन समझाऊंगा कि तब तुम्हें और मजे आने वाले हैं। ठीक है? तो अभी बताओ, मैं चैप्टर को कैरी ऑन करूं, अब स्टार्ट करने की कोशिश करूं, बताओ मुझे। हाँ हाँ सर। भैया। करूं? चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक था? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। ये है तुम्हारा एक माइक्रोस्कोप। अच्छा मुझे बता सकता है, बायो में हमने पढ़ा था, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फिर मतलब क्या कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप है? भैया लाइट माइक्रोस्कोप। हाँ, कैसा है लाइट। तुम्हारा? लाइट माइक्रोस्कोप है। तो ये सारी चीजों को याद करना पड़ेगा, है ना? ये चीजें कि हम कुछ भी देख रहे हैं ना, ये हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी चीजों से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो तुम ध्यान से देखना, इसमें जो हमने ये जो ऊपर पार्टिकल रख रखे हैं, वो किसी भी चीज, मान लो कि जब हमने बोल दिया चीनी के पार्टिकल है, तो जब तुम देखो उसको जूम करके हम जब देखेंगे, तो देखो उनका कंपोजिशन थोड़ा बहुत सेम नजर आ रहा है ना, कि हाँ ये सारे जो कंपोजिशन उनका सेम है, जो पार्टिकल है वो थोड़े से सेम है। तो जब हम इनको और इनके बारे में जब हम एलिमेंट जान लेंगे, पार्टिकल जान लेंगे, तब तुम्हें और समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं उसके बदले अगर जैसे मैं तुमको ये दिखाता हूँ, मतलब क्या कहते हैं, ये जो जस्ट तुम्हारा नीचे ये है, ये दूसरी वाली जो इमेज है, तो ये जो दूसरी वाली जो तुम इमेज देख रहे हो, ये बेसिकली एक तुम्हारे सॉइल की, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हाई डेफिनेशन, मतलब क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग की गई है। तो जब तुम इसमें देखोगे तो कुछ सब्सटेंस तुमको मतलब उसका दिखाई देगा, मतलब क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहा है, कुछ तुम्हें इसके इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, कहीं तुमको मिनरल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीजें दिख रही है ना? तो ये चीजें, तो अगर कभी भी कोई भी एक ऐसा मैटर है जिसमें तुमको कलर शेप और साइज थ्रू आउट द चीजें, सारी चीजें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना? तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, ऐसा प्योर हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं सॉइल की बात करता हूँ, तो सॉइल में तुमको कलर शेप और जो साइज है पार्ट, हाँ वो थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल भी पाया जा रहा है, कुछ ग्रासेस भी पाई जा रही है, कुछ डेड डिकेइंग इंसेक्ट्स भी पाए जा रहे हैं, या और भी चीजें पाई जा रही हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो शुगर है जिसमें थ्रू आउट द सब्सटेंस पूरे सेम आ रही है, तो वो उसको कहलाया जाएगा तुम्हारा प्योर सब्सटेंस कहलाया जाएगा। लेकिन जो सॉइल है उसमें जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अलग अलग है ना? वो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट अलग है। जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, पहला वाला दिखाता हूँ, फिर से देखो इसको। तो ये जो तुम देख रहे हो ये शुगर के पार्टिकल्स है, और ये सारे शुगर के पार्टिकल्स है, भले चाहे थोड़ा सा शेप अलग हो जाए, लेकिन सब कैसे किसके पार्टिकल है, तुम्हारे शुगर के पार्टिकल्स है। लेकिन ये जो तुम बगल में देख रहे हो, ये तुम्हारे इसमें हर एक चीज के अलग अलग पार्टिकल है। सॉइल के पार्टिकल अलग है, तुम्हारे डेड डिकेइंग के पार्टिकल अलग है, तुम्हारे इंसेक्ट्स के पार्टिकल अलग है, तुम्हारे क्या कहते हैं ग्रास के पार्टिकल्स अलग है। तो लेकिन ये पूरा ओवरऑल तो सॉइल ही कहला रहा है ना? तो इसी वजह से तो सॉइल में जब सारी चीजें पाई जाती हैं और सारी चीजों के अपने अलग अलग पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल देते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब एक मिक्सचर। तो मतलब जब तुम्हारे डेड डिकेइंग प्लांट, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इंसेक्ट्स हो गए, तुम्हारी ग्रास हो गए, तुम्हारे पार्टिकल्स हो गए, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो जब एक साथ आते हैं तब जाके तुम्हारी सॉइल बनती है। सॉइल का मतलब केवल ये नहीं होता कि केवल मिट्टी, अगर केवल मिट्टी की सॉइल होगी तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, है ना? तो सॉइल मतलब क्या होता है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस दैट इट मे बी अ क्ले पार्टिकल, सम ग्रास पार्टिकल एंड इवन सम द डेड डिकेइंग इंसेक्ट्स। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। आ गया ना? तो बस देखो यही चीज है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आसपास का जितना भी हमारा मैटर है, वो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा क्या हो, प्योर हो। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो आसपास का जो मैटर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्योर को कर सकते हैं या तो फिर हम ऐसा मिक्सचर कर सकते हैं। तो जब मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना इतना आया? हाँ। हाँ सर। आ गया ना? तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्योर के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं तुमको स्टार्टिंग से बताऊंगा
कि बेसिकली प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, मैंने फिर से बोला कि तुमने एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार में कुछ भी भरा था, और जब तुमने उसको उठा के मतलब मैग्नीफाइंग किया, जब जूम किया, तो तुमको पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सेम चीज के हैं। मतलब क्या है, सेम चीज के। जैसे मान लो कि मैंने इसमें बोल दिया इसमें सॉल्ट है, तो जब तुमने उसके बारे में पता किया, सब पता किया, तो तुमको पता चला यार सब सब तुम्हारे NaCl से बन रखे हैं। सारे जो तुम्हारे पार्टिकल किस चीज से बन रखे हैं, सब तुम्हारे NaCl से बन रखे हैं। मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, इस बार मैंने जार ले लिया, शुगर के ले लिया, तो जो भी तुम्हारे शुगरी सब्सटेंस है जो भी होते, वो सब तुम्हारे C6H12O6 से बन रखे, तुम्हारे ग्लूकोज से बन रखे, इन सब से बन रखे। तो हमने कहा कि देखो कलेक्टिवली तो वो एक पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सेम है। और ऐसा पूरे मतलब पूरे जार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो इन दोनों में मतलब दिखा रहा हो कि हाँ यार शुगर के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा सॉल्ट भी है। तो अगर मान लो कि मैं अगर एक चम्मच लेता हूँ और एक चम्मच में केवल और केवल चीनी ही चीनी है, और चीनी के जो उसके पार्टिकल है वो सारे सेम है, तो हम उसको बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। तो देखो मैं जब तुमको बोलता हूँ ना सब्सटेंस, या मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूँ मैटर, तो जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि मैटर तुम्हारा जो होता है बेसिकली किस चीज से बना होता है, बताओ मुझे। मैटर किस चीज से बना होता है? पार्टिकल्स। वेरी गुड, किस चीज से बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। अब अगर मान लो कि मैं इस पार्टिकल को भी और मतलब क्या कहते हैं और डीपली घुसता हूँ, और मतलब मान लो कि और जीते जानता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम बोलते हैं। बताओ मुझे, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? बताओ मुझे, हाँ सर। आ गया ना? हाँ। और अगर मान लो कि मैं एक ही एटम को दूसरे एटम के साथ जोड़ देता हूँ और दोनों का एटम का सेम ही कंपोजिशन है, तो मैं उसको बोल देता हूँ मॉलिक्यूल। उसको क्या बोल देता हूँ मैं? मॉलिक्यूल बोल देता हूँ। तो बेसिकली ये जो तुम NaCl देख रहा हूँ या फिर मान लो कि C6H12 देख रहा हूँ, तो ये क्या तुम्हारा, ये एक तरीके का मॉलिक्यूल है ना? और ये जो मॉलिक्यूल जो तुम्हारे बन रखे, मतलब जो मॉलिक्यूल जो बन रखे हैं, ये सब किससे बन रखे हैं? सेम तुम्हारे पार्टिकल से बन रखे हैं, सेम उस चीज से बन रखे हैं। तो ये छोटा सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एटम और मॉलिक्यूल का एक डिफरेंस था। मतलब जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और जब दो एटम एक साथ आते हैं तब उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल को तोड़कर एटम तो बनाया जा सकता है, लेकिन एटम को तोड़कर और इसमें मतलब नीचे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती है जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी हम उसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया ना? तो देखो अभी चीजें दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तुम लोग जब थर्ड चैप्टर में आओगे, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे केमिस्ट्री का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल है। हाँ, तो ये देखो तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा कार्बन है। तो ये कार्बन का एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो तुम्हारे लास्ट की जो बाउंड्री में जो घूम रहे हैं ना, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन सब के बारे में तुमको बताऊंगा। तो ये एक एटम है, और ये जो तुमको अंदर ये जो तुमको दिख रहा है, ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पाए जाते हैं प्रोटॉन पाए जाते हैं, और तुम्हारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा। यही चीज कि जो तुम्हारा मैटर होता है, जो एक्चुअली में जो मैटर होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किस चीज से बना होता है? तुम्हारा एटम से बना होता है। तो ये चीज है। तो जो भी तुम्हारा प्योर सब्सटेंस होगा, उसमें जो भी तुम्हारे एटम्स पाए जाएंगे वो सेम होंगे। वो कैसे होंगे? वो एकदम सेम होंगे। तो अगर मैं एटम को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ अभी, तो बस केवल इतना जानो कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना? तो अगर जैसे मान लो कि अगर इसमें तुम्हारे ये छह, ये जो तुम्हारे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है ना, कितने वैलेंस होते हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूल की बात कर देता हूँ, तो मॉलिक्यूल जैसे मान लो कि ये वाटर है ना? वाटर, वाटर को हम लोग दूसरे फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं? H2O से लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे। लिख सकते हाँ। हैं वाटर को? अब अगर मैं तुम देखोगे तो वाटर में तुमको दो एटम दिखेंगे। एक एटम किसका दिखेगा तुमको? H का दिखेगा, हाइड्रोजन का दिखेगा। और एक तुमको किसका दिखेगा? वाटर का दिखेगा, है ना? तो तुम कहोगे भैया पार्टिकल हाइड्रोजन का अलग है और ऑक्सीजन का अलग है, लेकिन फिर भी मतलब पानी को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? वो इसी वजह से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिवली एक पार्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा एक पार्ट, मतलब ये एक तुम्हारा एक ये एटम हो गया, और एक एटम ये हो गया। तो जब ये एटम एक साथ मिल रहे हैं तब ये तुम्हारा मॉलिक्यूल बन रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि पानी की तुम कोई भी ड्रॉप को निकालोगे तो हर ड्रॉप में तुमको कंपोजिशन H2O का ही मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कहीं तुमको H2O मिल रहा होगा तो कहीं तुमको O2H मिल रहा होगा और इस तरह से मिल रहा होगा और हम उसको पानी ही बोल रहे होंगे। नहीं, हर केस में तुमको हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा। और जब वो एक, ये जैसे तुम अगर तुम देखने की ध्यान से कोशिश करोगे तो तुमको दिख भी जाएगा इसमें
कि हाँ जो मतलब तीन के फॉर्म में, दो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, एक रेड कलर का दिख रहा होगा। तो जिसमें व्हाइट कलर के दो हैं वो तुम्हारे हाइड्रोजन के एटम है, और जो तुम्हारा रेड कलर का है वो तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम है। तो बस वही चीज है। तो अगर तुम देखोगे, अगर तुम सबको एक एक, अगर तुम एक एक को भी हटाओगे तो हर केस में कैसा दिखेगा तुमको, अलग 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 दिखेगा। और इसमें कहीं भी ऐसा एक चीज नहीं आएगा जो मतलब शेप या स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल तब तक तुम्हारा प्योर है जब तक मान लो कि वो सेलेक्टिवली एक ही मतलब क्या कहते हैं बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ही बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और थ्रू आउट द मैटर वो पूरा सेम है। अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि मैं इसी में अगर तुम्हारा वो डाल देता हूँ C6H12, मतलब तुम्हारा शुगर डाल देता हूँ, मतलब एक जूस टाइप का बना देता हूँ। तो अगर मैं जूस टाइप को बना दूंगा तो फिर खेल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि इसमें तुम्हारा H2O के भी मॉलिक्यूल है, इसके साथ साथ तुम्हारा मतलब शुगर के भी मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीजें अलग अलग हो गई। तो जब ये अलग अलग हो गए तब ये तुम्हारा इम्प्योर हो जाएगा। तो अभी मुझे बताओ, प्योर में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की है। अभी चैप्टर में कुछ भी शुरुआत नहीं की है, बस केवल तुमको थोड़ा सा बेसिक बता के चलना है कि हाँ तुम्हारा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। धीरे धीरे जब तुम चैप्टर थर्ड में आओगे, है ना, ये जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे तब तुम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। तो बस अभी जो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन या समझाने की कोशिश की है, वो चीज समझ में आई कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। आ गई ना? ठीक है। तो देखो, जब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, जब तुम और आओगे आगे आओगे तो तुमको कुछ एलिमेंट्स पता चलेंगे लाइफ में, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि सल्फर है। सल्फर को जानते हो किस चीज से डोनेट करते हैं, उसका क्या होता है? सल्फर का तुम्हारा मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सल्फर, जैसे मैं बोल देता हूँ ऑक्सीजन को किस चीज से डोनेट करते हैं? फोटो। O2 से। वेरी गुड, फंटास्टिक। अगर जैसे मैंने बोल दिया नाइट्रोजन को? एन। एन, है ना? तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, जैसे N2 हो गया, कुछ भी हो गया, मैंने बोला क्लोरीन को तो तुमने Cl से बोल दिया। तो ये O2, N2, ये Cl, सर ये सब एच क्या टू है? एस ओ फोर ये तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि ये हो गया, तो जैसे मान लो कि O2, N2, Cl2, ये जो भी चीजें हैं तुम्हारी, ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब एलिमेंट है। तो जितने भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं वो सारे तुम्हारे प्योर होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सब तुम्हारे प्योर होते हैं। समझ में आ गया? तो अगर मैं एलिमेंट की बात कर देता हूँ तो वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारा सल्फर भी हो सकता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मरकरी भी हो सकता है, जिसको हम लोग Pb से भी लिखते हैं। ठीक है। वो तुम्हारा आयोडीन भी हो सकता है, वो आई से जिसको लिखते हैं, वो चीज है। उसके साथ साथ मान लो कि तुम्हारा कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है, जिसको हम ये, अगर सॉरी, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सोल्यूशन बोल देंगे तो उसमें पानी भी आ जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट के जो तुम्हारे पार्टिकल्स बनते हैं, इन सब के बारे में भी तुमको पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ साथ मान लो कि तुम्हारा शुगर के तुम्हारे पार्टिकल हो गए। यहाँ पार्टिकल्स की बात आएगी। अगर मान लेने के अगर किसी भी सोल्यूशन की बात की जा रही है ना, सोल्यूशन मतलब होता है जब हम किसी चीज में किसी चीज को मिला देते हैं तो वो हमेशा ही तुम्हारा इम्प्योर होता है। तो अभी अगर मैं प्योर के तुमको एग्जांपल दूंगा तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। तो कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सल्फर को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, आयरन को हम लोग Fe से डिनोट कर देते हैं। समझ में आ गया? कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट कर देते हैं, सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारा Ag से डिनोट कर देते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गोल्ड को हम लोग Au से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे प्योर सब्सटेंस है। और ये जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सल्फर, लेड, है ना, ये सारी, ये सब क्या है तुम्हारे एलिमेंट है। तो अभी मैं तुमको एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे सर्च आउट करते हैं, क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें नहीं होती। तो अगर मान लो कि अगर कोई भी चीज इस सिंगल एलिमेंट से बनी हुई है, अगर जैसे मान लो कि मैंने एक बॉटल लिया और उस बॉटल में केवल सल्फर ही सल्फर भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि जो ओवरऑल जो मैटर बन रहा है वो मैटर कैसा है तुम्हारा, प्योर है। क्यों है? क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट से बन रखा है। और अगर अब मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास एक और बॉटल है और उस बॉटल में तुमने आयोडीन और तुम्हारा लेड आ गए, दोनों आ गए, तो इसका मतलब है कि अब क्या चीज है कि दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ऑब्वियस ही बात है। अब मतलब क्या है, तुम्हारा उसमें आयरन के भी तुम्हारे पार्टिकल, सॉरी, आयोडीन के भी पार्टिकल पाए जा रहे हैं और तुम्हारे उसमें लेड के भी पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो जब दो दो चीजों के डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे वो पाए जाएंगे, तब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एज अ इम्प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो जब मैं तुमसे बोलता हूँ ना कि देखो भाई, तुम्हारा मतलब एक जार है जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे घर का बर्तन है, उसमें कोई भी चीजें हैं, अगर उस थ्रू आउट द सेम है, मैं क्या बोलता हूँ, थ्रू आउट द सारी चीजें सेम है। तो थ्रू आउट द सेम को मैं इसको दूसरे वर्ड से भी डोनेट कर सकता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं
होमोजीनियस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, होमोजीनियस। तो अभी मैं होमोजीनियस के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो होमोजीनियस का बस इतना मान लो कि जो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, मतलब कैसा हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, जिसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, वो थ्रू आउट द सेम कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे जितना बताऊं। हाँ सर। आ गया ना। तो ये चीज है। और जो तुम्हारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनका मतलब जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एकदम फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो कि अगर मेरे को चीनी को गरमाना है, अगर मान लो कि चीनी को गरमा के मतलब उसको लिक्विड बनाना है, उसको मेल्ट करना है, तो हो सकता है कि उसका 80 मतलब क्या कहते हैं 196 डिग्री सेल्सियस हो। तो वो जो 196 डिग्री सेल्सियस है, वो तुम्हारे एकदम फिक्स्ड है। वो तुम चाहे वो रूम टेम्परेचर पे फिक्स है। जैसे मान लो कि 22 डिग्री रूम टेम्परेचर पे अगर मान लो कि अगर मैं 196 डिग्री सेल्सियस देता हूँ, तो अब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट का पार्टिकल या फिर मतलब मान लो कि शुगर का पार्टिकल तुम्हारा मेल्ट हो जाता है। तो वो इंडिया या अफ्रीका या चाइना, तुम जहां भी चले जाओगे, वो हर जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन सेम है। वो मैटर क्या है, तुम्हारा प्योर है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आगे ना। तो चलो अभी थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, तुम्हारे बगल में तुमको एक पेंसिल दिखाई देगी ये। अच्छा मुझे बता सकते हो ये पेंसिल किस चीज से बनी होती है? सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से बनी होती है, वेरी गुड। और ये जो तुम्हारे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप होता है, मतलब ग्रेफाइट एक्चुअली में किस एटम से बना होता है? तुम्हारा कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो पेंसिल जो पाई जा रही है, ग्रेफाइट पाई जा रही है, बेसिकली वो किस चीज से बनी हुई है? कार्बन। कार्बन से बनी हुई। अगर जैसे मान लो कि मैं पूरी पेंसिल को साफ कर देता हूँ, केवल ग्रेफाइट ग्रेफाइट निकाल लेता हूँ, तो मुझे बताओ तब उस समय ये क्या होगा, ये तुम्हारा प्योर होगा या फिर ये इम्प्योर होगा? प्योर। तो प्योर प्योर होगा। होगा, वेरी गुड। अब प्योर। मान लो कि अब मैंने उसके ऊपर लकड़ी लगा दी और फिर मैंने बोला अब मुझे बताओ कि अब पेंसिल क्या होगी तुम्हारी, प्योर होगी कि इम्प्योर होगी? तो इम्प्योर होगी। इम्प्योर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी के पार्टिकल्स अलग हो गए, है ना, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे ये ग्रेफाइट के जो कार्बन के पार्टिकल्स हो गए वो अलग हो गए। तो ये दोनों मिलकर पेंसिल बना रहे थे, जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं कोई सिंगल सब्सटेंस ले लेता हूँ जो केवल एक ही चीज से बन रखा है, तो मैं उसको प्योर बोलूंगा। तो बस वही चीज है। अब जैसे मान लो कि सल्फर के एलिमेंट किस चीज से बन रखे? सल्फर के एटम से बन रखे। तो जिसकी वजह से सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक वैसे जैसे मान लो कि तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा जो पानी है, वो पानी तुम्हारा H2O से मिलकर बना है। तो उसमें अगर तुम देखोगे तो H भी है और तुम्हारा ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो कलेक्टिवली एक पार्टिकल बना रहा है, पूरा एक पार्टिकल बना रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मानो कि तुम पानी को अलग अलग करने की कोशिश करोगे, तो एक हाथ में तुम्हारा हाइड्रोजन आएगा, एक हाथ में तुम्हारा ऑक्सीजन आ जाएगा, बिना उसके लिए तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करना पड़ेगा, जो तुम बाद में समझोगे। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर रूम टेम्परेचर पे तुम उसको अलग करोगे तो ऐसा अलग नहीं हो पाएगा। तो जो पार्टिकल आएगा वो तुम्हारे H2O के फॉर्म में एज अ पार्टिकल आएगा। तो इसी वजह से हम लोग वाटर को क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। और अगर मैं बोलूं कि और भी क्या प्योर सब्सटेंस होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो तुम्हारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, इन सबसे डरना नहीं। ये जितने भी वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। नाइन्थ में इन पे मेहनत करना, टेंथ इतना आसान हो जाएगा कि तुम लोग को केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होते हैं, इनका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब पे हम लोग एकदम मतलब मान लो कि एकदम इतना बेहतरीन पढ़ेंगे कि क्लास वालों से टॉप करोगे। ये चीज है। तो अब अगर जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड बोल देता हूँ मैं, है ना। अब जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारे जितने भी कंपाउंड है ना, कंपाउंड मतलब क्या होता है, देखो मैं तुमको बता दे रहा। कंपाउंड उसको तब बोलते हैं जब एक से ज्यादा चीजें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक से ज्यादा आइटम से बना होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया वाटर। वाटर तुम्हारा दो एलिमेंट से बना हुआ है। एक एलिमेंट है तुम्हारा ऑक्सीजन है, और एक एलिमेंट है तुम्हारा हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये जब चीजें जब तुम्हारी मिल रही, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो बना रहा है। तो इस समय इस सेंस में हम लोग इसको मॉलिक्यूल तो बोलेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड बोलेंगे। ठीक वैसे कि जैसे मान लो कि मैं कॉपर सल्फेट बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? CuSO4। तो तुम देख के बोलोगे कि भैया इसमें से मतलब क्या कहते हैं, बल्कि तीन है आपके एटम। एक आपका भैया तुम्हारा क्या कहते हैं कॉपर का है, एक सल्फर का है और ऑक्सीजन का है। तो याद रख लेना कि तुम्हारा कंपाउंड मतलब होता है जब एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं? एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं। जैसे कुछ और आइडिया दे सकते हो मुझे, बताओ। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे आसपास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बताओ मुझे। होती है? यस सर। होती है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड। क्या है तुम्हारा?
सर कंपाउंड. कंपाउंड है ना, वेरी गुड। तो जब मैं बोलता हूँ कि कंपाउंड क्यों, तो क्या बोलोगे? क्योंकि भैया ये किस चीज से बना हुआ है? एक से ज्यादा एलिमेंट से एक बना है। से किस ज्यादा चीज से बना है? चीज. एक से ज्यादा एलिमेंट से बना है। तो अगर जैसे मैं पूछूं कि बेटा इसमें बताओ एलिमेंट कौन कौन से, तो तुम क्या बोलोगे? सर कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारा H2SO4, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि बताओ मेरे को, ये तुम्हारा एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड. कंपाउंड. कंपाउंड है, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ कि ये कंपाउंड क्यों, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि ये एक से ज्यादा किस चीज से बना है? एलिमेंट. एलिमेंट से बना है। तो अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि किस किस एलिमेंट से बना है, तो तुम बोलोगे भैया वो हाइड्रोजन से बना है, सल्फर से बना है और ऑक्सीजन से बना है। तो ये चीज है। लेकिन मान लो कि जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तुम्हारा किसी बॉटल में स्टोर होता है कि नहीं होता? पहले मुझे बताओ। होता है ना, हाँ. बॉटल में स्टोर होता है। और अगर मान लो कि मैं उस बॉटल से एक मतलब एक ड्रॉप निकालता हूँ, और उस ड्रॉप को निकाल के फिर अगर मैं उसको जूम करता हूँ, तो मान लो कि अगर मैं उसके पार्टिकल को चेक करूंगा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारी एक बॉटल थी, और ये बॉटल में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं H2SO4 भर रखा था, ग्रीन कलर का ज्यादातर जो होता है। अब मान लो कि मैंने उसको सर्च, ये उसके पार्टिकल मैंने निकाल दिए, तो जब मैं पार्टिकल निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा यार वो पार्टिकल H2SO4 से बना है, ये भी पार्टिकल तुम्हारा H2SO4 से बना है, ये भी पार्टिकल तुम्हारा H2SO4 से बना है, ये भी तुम्हारा पार्टिकल H2SO4 से बना है। तो बस वही चीज है। अगर मान लो कि तुम्हारा एक ऐसा कंपाउंड है, या फिर है ना, अगर मान लो कि आप वो कंपाउंड थ्रू आउट द सेम है, तो हम उसको मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। बस बात यही है ना, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि हमारे जो पास में जो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, जो स्टेबल फॉर्म में होती है, वो O2 के फॉर्म में होती है, ना कि केवल सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है। तो अगर सिंगल है तो एटम हो गया, अगर मान लो कि दो हो गया तो O+O इस तरीके से हो गया, मतलब दो ऑक्सीजन से, तो हम लोग इसको बस मॉलिक्यूल बोल देते हैं, और कोई भी इसमें फंडा नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें मैं कार्बन लगा देता हूँ, तब ये इस केस में तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, एक का वो हो गया। तो तुम्हारा मॉलिक्यूल दो सेम एटम से बनता है। अगर मैं जैसे फिर से बोल देता हूँ, मॉलिक्यूल किस चीज से बनता है? तुम्हारे दो सेम एटम से बनता है। और अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा कंपाउंड किससे बनता है, तो तुम बोलोगे भैया दो डिफरेंट एटम से बनता है। तो बस केवल बात और बात यही चीज है। तो यही चीज मैं तुमको समझाना पा रहा था कि अगर मान लो कि कोई कंपाउंड है, तो जो तुम्हारे दो डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं एटम से बन रखा, फिर भले चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, शुगर हो, कॉपर सल्फेट हो, या फिर एलम जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट हो, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो, या तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH हो, तुम्हारा HCl हो, तुम्हारा H2SO4 हो, तुम्हारा HNO3 हो, तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट हो, है ना, ये हो, तुम्हारा कैम्फर हो, नैप्थलीन हो, चाहे सैंड हो, है ना, ये सारे तुम्हारे प्योर सब्सटेंस है। और ये प्योर सब्सटेंस तब तक है जब तक तुमने जार में केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को भर रखा है, केवल और केवल सोडियम क्लोराइड NaCl को भर रखा है, केवल और केवल शुगर को भर रखा है। लेकिन अगर तुमने ये हरकत की ना कि अरे भैया मैं शुगर और सोडियम क्लोराइड को एक साथ भर दे रही, तो अगर तुमने ये किया तो उस समय वो सब्सटेंस तुम्हारा प्योर नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से जो तुम्हारा, अगर मान लो कि अगर कोई भी एक ऐसा मास है जो एक तरीके से होमोजीनियस है, पूरे उसमें मैटर तुम्हारा होमोजीनियस हो रखा है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा ऐसा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्योर सब्सटेंस को तुम सेग्रीगेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल प्रोसेस से, कि लाओ मैं आग लगा दूं, तो मान लो कि जैसे मैं बोल देता ना कि चलो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, आग के सेंस में कार्बन को अलग कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर दे रहे हैं। हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं प्योर सब्सटेंस को अपने हाथों से दम लगा के मतलब उसको मतलब कर दूं, तो वो नहीं होने वाला। तो लेकिन वो अपना शेप जरूर चेंज कर सकता है, ये चीजें हैं, है ना, वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि NaCl है, NaCl तुम्हारा जो मतलब सॉल्ट है, वो तुम्हारा पहले एज अ सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं उसको हीट करता हूँ, तो तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो कि हमने पढ़ रखा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। अभिषेक याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ये सब? हाँ. आ रहा है ना? तो ये जो इतने भी तुम्हारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका फिक्स कंपोजिशन की होने वजह से, तो उनका फिक्स तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो मुझे बताओ, ये जो मैंने तुमको प्योर सब्सटेंस समझाने की कोशिश की, वो चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले इतना बताओ मुझे। सबको आ गई? हाँ सर. आ गई ना? चलो ठीक है, आ जाओ। इसको बता दो, कुलदीप बेटा इसका आंसर दो। Which of the following statement about sugar is true according to the text? Its particles are different colors and sizes. It is an impure substance. Its particles are all of the same color, shape, and size. It contains of many different kinds. हम्म, बताओ।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। शुगर कैसा है, पहले पूछो था प्योर है कि इम्प्योर है? अच्छा छोड़ रहने दे। ये प्योर। प्योर है, हाँ चलो ठीक है। प्रियांशी इसका आंसर बताने की कोशिश करो। Sir, I think एससी होगा option. क्योंकि सी No, होगा। option A. ऑप्शन ए, चलो ठीक है। अब प्रोमिता तुम बताने की कोशिश करो। सर डी। सर डी, शेप चलो। डिफरेंट होता है ना सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द सेम, मतलब शेप समहाउ सेम होता है। मैं मॉलिक्यूल की शेप की बात कर रहा हूँ। जो तुमने उस समय माइक्रोस्कोप में देखा था वो पार्ट, मतलब क्या कहते हैं, एक बहुत सॉलिड पार्टिकल था। लेकिन मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, वो तो तुम्हारे माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता, लाइट माइक्रोस्कोप से। वो तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो कि तुम हाँ अगर सर। माइक्रोस्कोप तो से फिर पानी, ये सी होगा। है ना, अगर तुम माइक्रोस्कोप से पानी को देखने की कोशिश करोगी तो पानी कुछ अलग से दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे तो वो अलग दिखेगा। तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो एकदम सेम होता है। जो शेप होता है वो एकदम सेम होता है, वो चीजें होती हैं। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है, थ्रू आउट उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे तुम्हारे सेम होते हैं। तो तुम पहला पढ़ो, पहले में क्या लिख रखा है, डिफरेंट लिख रखा है कि नहीं लिख रखा, बताओ मुझे। हाँ भैया। तो ये सही होगा इसका आंसर? नहीं। नहीं होगा ना, तो फिर इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। सी। हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, चलो ठीक है। अभिषेक, अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो बेटा। Based on the information, soil is classified as pure substance, homogeneous mixture, and impure substance or mixture are compound. बताओ। भैया ये होमोजीनियस क्या होता है? क्लास में ध्यान नहीं दिया था क्या? होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो तुम्हारा मतलब सेम दिखता है, जैसे ना, पूरा थ्रू आउट द सेम चीजें दिखती हैं, वो चीजें कि जिसमें तुम अंतर नहीं बता सकते हो, क्या भाई ये अंतर है वो और अंतर है, समझ में आ गया? तो ये चीज है। Sir, pure substance. ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। जिसका नाम आएगा केवल वही आंसर देगा। ठीक है, प्रोमिता इसका आंसर बताओ। What can be concluded about the matter around us according to the text? All matters around us is pure. Matter around us is always a single type of pure substance. All the matter around is not pure. Matter around us is only found as mixture. Sir, C. नहीं, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ऐसा बी बी। बी नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि मैटर अराउंड अस इज ऑलवेज अ सिंगल टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। वो बोल रहा है कि हमारे आसपास जो भी नहीं, तुम्हारे मैटर बन रखे वो सारे तो प्योर सी सब्सटेंस से बन सी। रखे हैं, है ना, सी है। तो ये बोल रहा है कि ना, कि ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। नॉट प्योर का मतलब क्या है, कि कुछ तुम्हारे प्योर है और कुछ तुम्हारे क्या है, इम्प्योर है। तो ये चीज है। तभी तो तुम्हारी हेडिंग यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो हमने तो अभी जान लिया कि भाई तुम्हारा मैटर आसपास सारी चीजें तो प्योर नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो, प्रियांशी इसका आंसर बताओ। The text states that matter around us is of two types. What are they? So, elements and compounds. Pure matter. Homogeneous and heterogeneous. मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तुम्हारा प्योर सब्सटेंस को लेगा। Elements compounds. नहीं, एलिमेंट्स कंपाउंड जरूरी क्या, कंपाउंड मैंने बोला तो, अगर जैसे मान लो कि मैंने कंपाउंड को H2O बोल दिया, या तुम्हारा मैंने CO2 बोल दिया, और एक जार में केवल CO2 भरा है, तब तो वो तुम्हारा प्योर नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। प्योर हो जाएगा कि नहीं हो Yes. जाएगा, है ना? तो बस बात वही है। तो जो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस प्योर हो गया, मिक्सचर को हम लोग बेसिकली बोल देते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। तो मिक्सचर जो होता है तुम्हारा इम्प्योर होता है। तो जब मैं तुमको इम्प्योर के बारे में पढ़ाऊंगा तब तुम्हें और इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिक्सचर बेसिकली ही होता है, मतलब जब हम दो चीजों को मिलाते हैं। यहाँ तुम्हारी ये जो CO2 है ना, यहाँ CO2 तुम्हारी दो चीजों से मिलकर बनी, मिलाया नहीं गया, जो बन गई है। ये मतलब क्या कहते हैं, इसका नेचर का ही कंपोजिशन है जो इसको ऐसा बना के रखती है। समझ रहा हो ना? मिक्सचर्स मतलब होता है जब हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड वो होता है जो वो अपने आप से बन सकती है। तो आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, हाँ भैया आ गया। है ना, ये चीज है। चलो ठीक, कोई नहीं, आ जाओ। कुलदीप इसको बताओ बेटा। According to the text, mixtures are always impure substance. इम्प्योर सब्सटेंस, वेरी गुड, चलो आ जाओ। अभिषेक इसका बताओ बेटा आंसर। According to the definition given, a pure substance is made up of only one kind of mixture particle impurity friction. B particle.
बी पार्टिकल, वेरी गुड, नाइस। चलो आ जाओ, अब आ जाओ प्रोमिथस, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is described as the smallest unit of matter? Sir, option C, atom. वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ प्रियांशी, इसका आंसर बताओ। An atom consists of a nucleus containing protons and neutrons and orbiting electrons. अ, ठीक है, वेरी गुड, है ना। एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिटिंग एलिमेंट। मुझे वो, सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन, मुझे लग नहीं रहा था कि बता लेते बेसिकली। तो अगर मान लो कि मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ ना, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रॉन और तुम्हारा प्रोटॉन होता है, और जिसके रिवॉल्व करता है अराउंड, जो रिवॉल्व करता है, वो जो रिवॉल्वर जो कर रहा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और अगर ये तुम लोग को अभी से याद हो रहा है ना, तो वो तुम लोग के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे ही चैप्टर थर्ड एटम और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा ना, तब तो तुम लोग बहुत अच्छे हो चुके होगे। नाइस, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which of the following statements about atoms is true? They can be easily broken down into smaller units without losing identity. They are formed when two or more atoms bond together. They represent individual elements. They have distinct properties different from their individual atoms. बताओ बेटा, Option A. क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सोचो। एटम के बारे में जैसे मैं बोल देता हूँ, एच टू का एटम कुछ अलग तरीके से दिखेगा, तुम्हारा CO2 का एलिमेंट तुम्हारा अलग से दिखेगा। अगर मैं केवल एटम एटम की बात कर देता हूँ, तो तुम्हारा कार्बन का अलग दिखेगा, ऑक्सीजन का अलग दिखेगा। तो अभी मुझे लग रहा है, गेस कर रहा हूँ कि तुमको उसको बताना थोड़ा टफ है। बेसिकली बात ये है कि जो तुम्हारा एटम होता है, वो अलग अलग, मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग एलिमेंट से मतलब रिप्रेजेंट होता है, ये चीज है। अगर जैसे मान लो कि मैं एज ए एलिमेंट बोल देता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट हो सकता है, वो तुम्हारा देखने में कुछ ऐसा लगे, कैसा लगे, वो कुछ ऐसा देखने को लगे। और जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा एक एलिमेंट मान लो, तुम बोल देते हो कार्बन, तो कार्बन का एलिमेंट हो सकता है वो तुम्हारा ऐसा देखने को मिले। तो जिसका रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा हो रखा है, तुम्हारा इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रखा है, एकदम अलग हो रखा है, ये चीज है। अगर जैसे तुम पहला ऑप्शन को देखोगे, तो बोला है कि इजली ब्रेक डाउन, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एटम में वो किया जा सकता है, लेकिन एटम से छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ नहीं होती। वो बात अलग है कि हाँ, तुम्हारा एटम इन चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन एटम को मतलब हम इससे भी जो छोटा कोई भी पार्ट नहीं बोल सकते, ये चीज है। फिर ये बोल रहा है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स आर बॉन्ड टुगेदर। ये बोल रहा है कि जब दो दो एटम मिलकर बनते हैं, तब वो तुम्हारा एटम बनाता है। तो दो एटम नहीं बनाता, वो बेसिकली तुम्हारा क्या बनाता है, वो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनाता है। फिर इसके बाद अगर तुम डी ऑप्शन पढ़ोगे, तो क्या बोला, दे हैव अ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल एटम। तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो जो इसका एटम होगा, एकदम वही प्रॉपर्टी इसकी होगी जो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी। तो वो तुम्हारी कोई डिफरेंट नहीं होती है, वो सेम प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से एटम जो होता है, वो थ्रू आउट द होमोजीनियस माना जाता है, ये चीज माना जाता है। बाकी अगर जैसे मैं उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, तो एज अ इंडिविजुअल एटम हम लोग बोलते हैं, ये चीज है। तो इसका आंसर होगा सी। मुझे मालूम थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, बस केवल मैं तुमको थोड़ा सा बताना चाह रहा था इसके बारे में। बताओ मुझे, ये चीज समझ में आ गई? Yes, आगे। sir. आ गई ना? हाँ चलो ठीक भैया। है। अभिषेक, इसका आंसर बता बेटा। Molecules are formed when atom lost their identity. Two or more atoms bond together. Electrons are removed from atom. Proton and neutron. Option B. Two or more ऑप्शन बी, atoms bond वेरी गुड। together. तो मान लो कि अगर दो एटम एक साथ मिल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। बस बात यही है, ठीक है। अब जैसे एक एटम मान लो कि तुम्हारा ऑक्सीजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का ये है, और अगर ये एक साथ मिल जा रहे हैं, ये एक साथ मिल जा रहे हैं, तो अभी तुम लोग को पता नहीं चल पा रहा होगा ना डॉट क्या होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी इन सब के बारे में तुमको पढ़ाया जाएगा। तो अगर मान लो कि मिल जा रहे हैं, तो ये अब तुम्हारा क्या बना दे रहे, O2 बना दे रहा है, तो इसको हम लोग एज अ मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा एक ऑक्सीजन है, तुम्हारे दो ऑक्सीजन है और एक तुम्हारा कार्बन है, अब ये एक साथ मिल रहा है, तो अब तुम अगर देखोगे, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, मॉलिक्यूल में तुम्हारे एटम कितने हो जा रहे हैं, तीन हो जा रहे हैं। तो लेकिन इस केस में क्या है कि तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे एटम्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होने की वजह से हम लोग इसको बोल दे रहे हैं कंपाउंड बोल दे रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया ना? तो हाँ। ये चीज हो गया। चलो ठीक है, प्रॉमिता बेटा, इसका आंसर बता दो। A molecule can be composed of only different elements, only the same elements, either the same element or different elements. Sir, option C. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वेरी C. गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रियांशी।
Which of the following would be considered an elemental molecule according to the text? Sir, O2. O2, वेरी गुड। तो यहाँ जब मैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे दो एटम है वो क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? Same. सेम है। और अगर जैसे मान दो कि मैं बोल देता हूँ कि कंपाउंड मॉलिक्यूल बोल देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारे दो एटम है वो कैसे हैं, Different. वो डिफरेंट है ना। तो अगर जैसे मान लो कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलूंगा तो उसका एग्जांपल है O2 है, और ये जो बाकी तुम्हारे ये सब कौन से तुम्हारे कंपाउंड मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी तक पढ़ा है? No, sir. नहीं है ना? वेरी गुड, फैंटास्टिक। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर दो। What is the key characteristic of molecules compared to their individual atoms? They are always in small in size. They lose their properties. They have distinct properties from their individual atoms. They cannot be broken down further. बताओ। Yeah, option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्या बोला है? व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल एटम? सोचो सोचो, इसका आंसर सोचो। C. डी पक्का? अच्छा मुझे पहले बताओ, ए बी सी आंसर क्यों नहीं हो सकते? पहले मुझे ये भी बताने की कोशिश करो, ए बी सी और आंसर क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा बताओ मुझे, डिफाइन करो। ये ऑप्शन सी होगा फिर। ऑप्शन सी होगा ना, वही चीज तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, कि देखो जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है उसको तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल ना बोलकर, मैं जैसे मान लो कि मैंने, चलो मैंने बोल दिया एलिमेंटल मॉलिक्यूल ही बोल दिया। वैसे ये तुम्हारा कंसेप्ट तुम्हारा मतलब थोड़ा हायर क्लास में आएगा, बट मैं तुमको बता दे रहा, मतलब हायर क्लास एकदम, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जांपल मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कोई भी। Sir, H2. जैसे मान लो इसने बोल दिया H2 बोल दिया, मान लो कि N2 हो गया, तुम्हारा I2 हो गया, तुम्हारा Br2 हो गया। तो ये हमने मॉलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि सेम तुम्हारे एटम से बन रखे हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं बोल देता हूँ केवल H, तो मैं तुमको सच बता दूं, तो जो इसकी हाइड्रोजन की जो इस समय जो प्रॉपर्टी होगी और जो तुम्हारे H2 की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। मैं पूछू क्यों? क्योंकि मान लो कि जो तुम्हारा एच होता है ना, केवल हाइड्रोजन, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है। वो अपने आप को मतलब फ्लेमेबल भी बोल सकते हो, या फिर मान लो कि मतलब वो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हमको H2 के फॉर्म में ही हमेशा मिलता है। तो तुम समझ रहे हो? तो अगर मान लो कि वो तुमको स्टेबल फॉर्म में मिल रहा है, तब उसकी प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन अगर मैं उससे एक हाइड्रोजन हटा दे रहा तब वो तुम्हारे अनस्टेबल फॉर्म में मिल रहा है। तो क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है कि अगर मान लो कि अगर मैं मॉलिक्यूल, जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स को अपने उनके अलग अलग इंडिविजुअल एटम से मतलब को रिलेट करने की कोशिश करूं, या रिस्पेक्ट में अगर उनसे बातें करूं, तो वो क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है? तो क्या वो ये होगा कि वो स्मॉलर इन साइज होगा, कि मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब साइज के होंगे, वो होगा क्या? मतलब कि तुम्हारे क्या कहते हो, वो तुम्हारे डिस्टिंक्ट दे लूज देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, या वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्टिंक्ट लूज कर देंगे, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो ऑब्वियसली बात है कि सेम एटम से बन सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल में उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, और जब वो अलग एटम के फॉर्म में होंगे तब उनकी वो अलग प्रॉपर्टी होगी। तो उसका आंसर यही होगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या चैप्टर तुम लोग को? पहले मुझे बताओ। हेलो। थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, बस पता है मैं थोड़ा सा, बस ये वाला थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम लोग को ज्यादा से टफ लगेगा या फिर कुछ वो भी लगेगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है। अभी जब तुम लोग यूज टू हो जाओगे ना, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अच्छा मुझे बताओ, जब हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, तब तुम लोग के दिमाग में घुस रहा था भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या फिर गोल्गी apparatus क्या है, राइबोसोम्स क्या है, तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में तुम लोग को आ रहा है। तो बस वही है कि जैसे 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 तुम लोग को चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तुम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे खेल रहे होगे क्या भाई ये चीज होता है क्या, ये तो मेरे को आता है, ये चीज होगा। तो बस पेशेंस रखना, जैसे इसकी 7-8 क्लासेस होंगी वैसे ही तुम लोग को मजे आने लगेंगे। ये चीज है। आ जाओ अभिषेक बेटा, इसका आंसर बता दे। According to the text, why is sulfur considered as pure substance? हम्म, It can be separated by physical process. It has mixed melting point. It is made up of only one kind of particle, sulfur atom. It is homogeneous throughout it. Option C. ऑप्शन सी वेरी गुड है ना।
वैसे देखा जाए तो इसका डी भी हो सकता था आंसर, लेकिन है ना ये कि अगर जैसे सल्फर को बोला जा रहा है प्योर सब्सटेंस क्यों बोला जा रहा है, इसी वजह से बोला जा रहा है क्योंकि केवल एक ही पार्टिकल से बन रखा है। वो किस पार्टिकल से बन रखा है तुम्हारे, सल्फर के पार्टिकल से बन रखा है। तो ये चीजें, तो अभी सल्फर का एटम कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता वो तुमको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में तुमको दिखाने की कोशिश करूंगा। आ जाओ प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बता दो। Water is identified as a pure substance because it is made up of only one kind of particle, specifically सोचो। sir, थोड़ा सा टफ है ना, ए बी सी डी। sir भाई D कौन सा? नहीं नहीं, इसमें देखो बेसिकली sir यही ना। H2O बोल अच्छा हाँ सॉरी नहीं नहीं सर तुम्हारा, पता नहीं हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो कि तुम्हारे जग में पानी भरा होगा ना, तो हम लोग उसको प्योर सब्सटेंस इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो उसमें पार्टिकल, जो हम लोग उसको बोलते हैं ना, पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते थे उनको? वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के फर्दर जाते हैं तब हमको पता चलता है कि भाई वो तुम्हारा ऐसा कंपाउंड, मतलब वो क्या कहते हैं, ऐसा कंपाउंड तुम्हारा मॉलिक्यूल है। तब हमको पता चलता है। तब अगर मान लो कि कंपाउंड मॉलिक्यूल के सेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता तब तुम भले चाहे इसका आंसर ये दे लेते, लेकिन अभी आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। थोड़ा सा टफ हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे इसका अगला वाला आंसर तुम्हें बताओ, प्रमिता इसका आंसर बताओ। which of the following is not listed as a pure substance in the text? Hydrogen, sodium chloride, सॉइल, soil, carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड। Just option C. वेरी गुड, सॉइल हो गया। चलो जब प्रियांशी अब इसका आंसर बताओ। All elements like hydrogen, oxygen, and carbon are classified as mixtures, pure substances, compounds, and pure substances. The pure substances. प्योर सब्सटेंसेस, वेरी गुड, नाइस। चलो आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is a characteristic of a pure substance? It can be easily separated into other kinds of matter by physically process. It is a heterogeneous throughout its mass. It has a fixed composition as well, fixed melting point and boiling point. It always a gas at a room temperature. Option C. ऑप्शन सी, हाँ, मतलब इसका हाँ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सब्सटेंस का। हाँ सही है, कंफ्यूज कर रहा था बस केवल, बोला कर कॉन्फिडेंस के साथ। अभिषेक इसका आंसर बताओ। What is true about compounds such as water, carbon dioxide, and sugar according to the text? They are impure substances. They can be separated by simple filtration. filtration. They are pure substances. They do not have fixed melting point or boiling point. बताओ भैया क्या हुआ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलो ठीक है, प्रोमिता तुम बताओ आंसर। Sir option C. अच्छा, डाउट नहीं तुम भी, तुम बताओ प्रियांशी। नहीं नहीं सर होगा सर क्योंकि वाटर तो प्योर ही होता है बाकी भी होंगे हाँ तो तो बस शुगर भी ठीक है, होता है शुगर भी होता है ना, तो बस वही चीज है। तो अगर मान लो कि भैया ऐसा कंपाउंड बोला जा रहा है, कंपाउंड इसका क्या होता है बेसिकली, तुम्हारा C6H12O6 होता है। ये चीज है। तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड क्या होता है? CO2 होता है। वाटर का क्या होता है? H2O होता है। तो अगर ऐसा कंपाउंड की बात की जाएगी तो ये सब तुम्हारे प्योर है। लेकिन अगर मान लो मैंने इन दोनों को मिला दिया, है ना, जैसे मान लो मिला दिया, अच्छा मुझे बताओ, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर ये जब सब मिला देता हूँ तो क्या तुम्हारा सोडा वाटर नहीं बन जाता है? बताओ मुझे, सोडा वाटर बनता है कि नहीं बनता है? जो हम लोग पेप्सी है हाँ सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तब उस सेंस में तुम्हारा ये तुम्हारा प्योर नहीं हो पाएगा, तभी तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे इसमें इसके भी पार्टिकल पाए जा रहे हैं, शुगर के भी पाए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पाए जा रहे हैं, तुम्हारे वाटर के भी पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं केवल एज केवल मॉलिक्यूल की ही बात कर देता हूँ कि अगर केवल H2O का मॉलिक्यूल है तब क्या है, तब वो तुम्हारा प्योर है ना? समझ में आ गया? आ गया? हाँ भैया। हाँ सर आ गया ना? चलो ठीक है, प्रियांशी इसका आंसर बताओ। The pure substance is described as being dashed throughout its mass. Homogeneous. होमोजेनियस, वेरी गुड। प्रोमिता इसका आंसर बताओ। can a pure substance be separated into other kinds of matter by any physical process हम्म, बताओ क्या प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, आग लगा के, या फिर मतलब मान लो कि नहीं कर सकते ना, बस वो चीज है।
तो ये चीज हो गया, वेरी गुड, इसका आंसर आ गया। तो अभी देखो, जो तुमको मतलब प्योर सब्सटेंस समझ में आया है, प्योर सब्सटेंस तुमको और अच्छे से समझ में आएगा जब तुम थोड़ा सा इम्प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में कर रहे होगे। तो मैंने ऑलरेडी इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा मैंने बता ही दिया, लेकिन मैं फिर से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, कि उसमें दो से ज्यादा तुम्हारे मॉलिक्यूल्स रखे हैं, है ना, दो से ज्यादा तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो रखे हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लो इम्प्योर सब्सटेंस बेसिकली है कि जिसमें तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और कंपाउंड एक साथ आ रखे हैं, मतलब तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ रखे हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। तो मुझे बताओ, जब एक ही चीज में जब सारी चीजें आएंगी, तो क्या मैं उनको मिक्सचर्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बताओ मुझे, मिक्सचर्स बोल सकता हूँ उन्हें, Yes, sir. है ना? तो बेसिकली जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स मतलब क्या होता है, जब दो चार चीजों से मिलकर कोई चीज बनी होती है। तो अगर मान लो कि तुम्हारे जितने भी मिक्सचर्स हैं जो दो चार चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, वो सारे तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुम्हारे इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना? अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारा शुगर सोल्यूशन। क्या बोल देता हूँ? तुम्हारा शुगर सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। बोलो बोलो, कोई भी बोले। शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? Pure substance. सब्सटेंस नहीं पूछा, शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे। तो पानी में घुली हुई चीनी। हाँ, पानी में हमने चीनी को क्या कर दिया, मिला दिया। हमने क्या कर दिया, पानी में चीनी को मिला दिया। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारा सॉल्ट सोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होगा? तो पानी में चीनी मिला दिया, मतलब पानी में सॉल्ट वो को मिला दिया, वो चीज मिला दिया। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं अभी उसी, जैसे मान लो कि मैंने उसी एक चम्मच पानी को निकाला, क्या निकाला, एक चम्मच पानी को निकाला, और जब मैं उस चम्मच के पानी को अगर मैं एनालाइज करूंगा, तो मुझे किस किस चीज के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, मुझे बताओ। तो शुगर के। शुगर के Sugar देखने को के. मिलेंगे, और किसके देखने को मिलेंगे? Water. Water. वाटर के वाटर मिलेंगे। के। तो मुझे बताओ, एज अ सब्सटेंस जिनको मैं शरबत बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मुझे उसमें जब दो से ज्यादा के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो क्या वो तुम्हारा प्योर होगा? No, sir. Impure. नहीं होगा ना, नो इम्प्योर सर, होगा। इम्प्योर होगा। तो तुम्हारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पानी में मिलाई जाती है चीजें, वो सारी तुम्हारी इम्प्योर होती हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, इवन तुम्हारा मिल्क भी। मिल्क को हम लोग सोचते हैं कि वो प्योर है, कि गाय माता की उससे या भैंस माता की उससे आ रही है, तो तुम्हारा प्योर, भैंस माता नहीं, ठीक है, भैंस से आ रही है, तो वो तुम्हारा प्योर है। लेकिन जब तुम उसको अंदर से देखोगे ना ध्यान से, जब तुम उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करोगे, तब तुमको उसमें फैट अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा, ये सब अलग दिखेंगे। तो फैट का मॉलिक्यूल अलग होता है, ऑयल का मॉलिक्यूल्स अलग होता है। तो हमने देखा कि मिल्क एज अ सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। तो जिस मतलब एक तरीके से वो मिक्सचर है, चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने उसको इम्प्योर बोल दिया। तो तुम्हारे अगर जैसे मान लो कि मैं और भी मिक्सचर की बात कर देता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारा शुगर केन है। शुगर केन जूस कैसे बनता है, मुझे बताओ। तो शुगर केन को वो करते हैं। हाँ, क्रंच कर देते, वो सारी चीजें कर देते, हाँ। उससे हमारा जूस बन जाता है। तो बस वही चीज है। तो अब उसमें तुम्हारे थोड़े से प्लास्टिक्स आ गए, ये सब आ गए, वो सब आ गए, तो जिसकी वजह से वो भी हो जाता है। तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी तो वही चीज होता है, तुम्हारा CO2 मिला होता है, वाटर मिला होता है, H2O मिला होता है, इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा एडिटिव्स मिले होते हैं, ये सब मिले होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल चीजें बन रखी हैं। तो हमारे आसपास तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट उस चीज से बन रखी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं लिख देता हूँ एक वाटर लिख देता हूँ, और मैं एक लिख देता हूँ टैप वाटर लिख देता हूँ, या फिर अगर जैसे मानो कि मैं वाटर की जगह में लिख देता हूँ डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर और टैप वाटर का अंतर क्या है, मतलब मुझे इसका समझाने की कोशिश करो। मुझे बता सकता है तो कोई? टैप वाटर में क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, और डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? तो वो प्योर होगा। वो प्योर होगा बेटा, इस चीज को हमेशा जान लेना। मतलब मान लो कि अगर मैं एक जग में मैं पानी डालता हूँ, क्या डालता हूँ, मैं एक जग में पानी डालता हूँ, और एक जग में दूसरा भी पानी डालता हूँ, और मैं अगर उसको झूम करता हूँ, और झूम करने के बाद में पता चल रहा है कि भाई जो तुम्हारा पहला वाला जग है, उस वाले पहले वाले जग में जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल जिसके भी पाए जा रहे हैं, वो केवल और केवल पानी के पाए जा रहे हैं। किसके पाए जा रहे हैं? केवल H2O के पाए जा रहे हैं, उसमें और कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। ना तो उसमें किसी भी कोई भी चीज का किसी भी मतलब किसी का भी मॉलिक्यूल नहीं पाया जा रहा है, केवल H2O का ही मॉलिक्यूल पाया जा रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे डिस्टिल वाटर। लेकिन जो हमारा टैप वाटर होता है, जो हमारी टंकी में आता है, उसमें तुमको अच्छे खासे तुमको जम्स भी मिल जाएंगे, तुमको उसमें मिट्टी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। तो जब हम बोलते हैं ना टैप वाटर, तो टैप वाटर में तुम्हारा H2O के मॉलिक्यूल के साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। फिर वो भले चाहे जम्स के मिल लो, फिर भले चाहे तुमको सॉइल के मिल लो, फिर चाहे तुमको क्ले के मिल लो, चाहे जिसके मिल लो। तो डिस्टिल वाटर तुम्हारा क्या होगा, प्योर होगा या इम्प्योर होगा, पहले मुझे ये बताओ।
So pure हो गया. प्योर होगा। और Pure. जो तुम्हारा टैप वाटर क्या होगा वो मुझे बताओ। Impure. इम्प्योर होगा। Impure. वेरी गुड। तो अच्छा, जैसे हमने प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस जो बेसिकली होता है कि मान लो कि उसका जो मतलब क्या कहते हैं, उसको फिजिकल प्रोसेस के साथ हम लोग अलग नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि अगर जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन का एलिमेंट है, अगर हम उसमें फिजिकल प्रोसेस लगा रहे हैं तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में जार है, तुम्हारा ये वाटर है, तुमने इसमें शुगर भी ऐड कर दिया, तुमने मस्त बनाया शरबत। अब तुम मेहमान चले गए, तुमने शरबत ज्यादा बना दिया था, मम्मी ने बोला तुमने चीनी भी खराब कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे, अरे मम्मी डोंट चिल यार, मैं अभी इसमें मतलब क्या कहते हैं चीनी निकाल देती हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे, उसको इवेपोरेट कर दोगे पानी को। तो बेसिकली जो तुम पानी को इवेपोरेट कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम एक फिजिकल फोर्स लगा रही हो, मतलब एक पानी, मतलब तुम उसको गर्म करने की कोशिश कर रही हो। तो जब तुम गर्म कर रही हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जा रहे हैं, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जा रहे हैं तब तुम्हारे पास जो बच रहा है वो केवल शुगर के मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं। तो उस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी अलग अलग उसके मॉलिक्यूल को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो बताओ मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। Yes, हाँ sir. भैया. आ गया ना। अच्छा मुझे तो बताओ, अगर जैसे मान लो कि शुगर सोल्यूशन है तो प्योर होगा कि प्योर होगा, बताओ मुझे। Impure. इम्प्योर होगा। वेरी गुड। अब मान लो कि अगर मैंने फिजिकल प्रोसेस लगाया, पानी पानी उड़ा दिया, केवल शुगर बचा, तब क्या होगा, प्योर हो जाएगा इम्प्योर होगा। Pure. हाँ प्योर हो जाएगा। तो बस वही चीज है। तो याद रख लेना, इसका जो तुम्हारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कोई फिक्स नहीं होता, वो तुम्हारा एज अ रूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि वो तुम्हारा वो जो जैसे मान लो है ना, तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, जैसे मान लो कि मैंने वो शुगर सोल्यूशन बोला, तो जो शुगर है, जो मान लो कि C6H12O6 है, तो ये जो तुम्हारा एटम है, इसको एक अपना अलग टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए। तुम्हारे वाटर को मतलब क्या कहते हैं, H2O को 100 डिग्री चाहिए, इसको मान लो 136 डिग्री चाहिए। तो जब हम इसको बॉयल कर रहे हैं तो वो अलग अलग डेंसिटी पे अलग अलग उस पर बॉयल हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यार जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसका कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के उनके फिक्स्ड बेसिकली तुम्हारे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पाए जाते हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. आ गया ना। तो देखो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, ये चीज दिखाता हूँ। ये जो मतलब पहले मैटर वाली क्लास में होंगे उनको मालूम होगा ये क्या चीज है। ठीक है। देखो यही तुम्हारा शुगर सोल्यूशन है। अभी मान लो कि मैं उसको प्रॉपर मिला देता हूँ, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, तुम्हारे दो मॉलिक्यूल दिखेंगे। एक मॉलिक्यूल किसके दिख रहे हैं बताओ मुझे। या शुगर और Sir, एक वाटर। water के और एक एक बॉट sugar के. एक शुगर के दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, जिसमें तुमको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की जो भी चीज होती है वो क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे शुगर सोल्यूशन, है ना। तो क्यों? क्योंकि इसमें शुगर के तुम्हारे मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर केन जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया तुम्हारा, ठीक है, पेंट हो गया। पेट्रोलियम को क्यों बोला गया, क्योंकि ये तुम्हारा कार्बन से मिलकर बना होता है ना। ये चीजें हो गया। तो इसके बाद जितने भी तुम्हारे मिक्सचर्स होते हैं, जो भी तुम्हारे इम्प्योर होते हैं, बेसिकली वो इसी वजह से इम्प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर जैसे मैं और इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा तो यही है कि जो तुम्हारा मिक्सचर होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू मतलब सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने की वजह से बेसिकली जब हम लोग सेपरेट करेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि कोई चीज तुम्हारी जल्दी उड़ गई, कोई चीज पहले रह गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कोई फिक्स मतलब क्या कहते हैं, वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ Yes, भैया। sir. आ गया ना। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो जो तुम्हारे बगल में जो तुमको शरबत बनते हुए दिख रहा है, तो मुझे बताओ, अभी तुम अगर इसको मत देखो, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है इसको मत देखो। अभी मान लो कि तुम इसको केवल नेकेड आई से देखो। तो जब तुम नेकेड आई से देख पा रहे हो तो क्या तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि यहाँ तुम्हारा शुगर है, यहाँ तुम्हारा पानी है, बताओ मुझे। No, sir. नहीं कर पा रहे हो ना। मतलब थ्रू आउट द अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो तुमको कंपोजिशन क्या दिखाई देगा, सेम ही दिखाई देगा ना। तो यही चीज तो हो रहा है। जैसे मान लो कि ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मीठा कर रही है, तुम्हारा मीठा कर रही है ओवरऑल। जैसे मान लो ना तुम शरबत बनाते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने शरबत बनाया तो नीचे वाला मीठा होगा ऊपर वाला मीठा नहीं होगा। वो तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर मीठा हो जाता है ना। थ्रू आउट द जो तुम्हारा सब्सटेंस होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो सेम होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। Yes, होता है sir. कि नहीं होता, होता है ना। अब अगर जैसे मान लो कि मैं छन्नी से छानता हूँ तो क्या इसमें ऐसा होगा क्या कि शुगर शुगर अलग हो जाएगी, पानी पानी अलग हो जाएगा। No, sir. नहीं होगा ना। और मुझे जैसे है ना ये चीज हो गया। तो अगर जैसे मान लो कि तुम कहोगे कि भैया मुझे इसको अलग अलग करना है, तो मैं कहूंगा कि अलग अलग तुमको करना है तो तुमको फिजिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा, फिजिकल प्रोसेस लगाना, मतलब बर्न रन करना पड़ेगा। तो जब ऐसा केस आता है ना कि जिसमें तुम्हारा थ्रू आउट द जो मास है या फिर जो भी कंपोजिशन है वो सेम है ना, वो इवनली मिक्स हो रखा है, वो तुमको डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते, उसको अलग अलग कर नहीं सकते, तो इस केस में ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला जाता है इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। जो कि जैसे हम लोग पहले वाटर में पढ़ रहे थे, वाटर भी एक होमोजीनियस ही मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि हर जगह तुमको वाटर के मॉलिक्यूल्स ही दिख रहे हैं, ये चीज है। तो इसका मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो प्योर हो सकता है, या तो वो फिर इम्प्योर भी हो सकता है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो मैं यही चीज तुमको बताना चाह रहा था, है ना, फिर से एक बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर तुम्हारे दो टाइप से भी हो सकते हैं, तुम्हारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। अगर मान लो कि होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूंगा, तो जो उसमें कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द कैसा हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तुम जहां भी चम्मच उठा के टेस्ट करने की कोशिश करोगे, तुमको हर जगह मीठा लगेगा। क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल तुम्हारे शुगर के पार्टिकल एक साथ आके मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, तो वो इवनली मिक्स हो जाएंगे, उनको तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकोगे। डिस्टिंग्विश तुम तभी कर पाओगे जब तुम पे फिजिकल फोर्स लगाओगे, है ना, ये चीज है। और अगर जैसे मैं इनके एग्जांपल लिखता हूँ तो सॉल्ट वाटर, विनेगर, टी, शुगर डिजॉल्व, ये सारी चीजें हो गई। और अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करता हूँ, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि तुम चीजों को मिलाने की तो कोशिश करते हो, लेकिन वो कंपोजिशन जो मिलता है ना वो थ्रू आउट द सेम नहीं मिलता। मतलब ये है कि अगर तुम उसको निकालना चाहोगे तो तुम बड़े आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुमने पानी में ऑयल मिला दिया, तो मुझे बताओ क्या पानी और ऑयल एक साथ मिल सकता है? No, sir. नहीं मिल सकता ना। नो सर। लेकिन अगर मान लो कि अगर तुमको ऑयल ऑयल निकालना है तो तुम बड़े आसानी से ऑयल ऑयल निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि तुम कहोगे भैया ऑयल ऑयल जो होता है ना वो पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी कम ज्यादा होती है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ग्लास को टिल्ट करूंगी और सारा ऑयल मेरा निकल आएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे, यस सर। है ना। तो यही चीज होता है कि मतलब हेट्रोजीनियस जो तुम्हारा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तुम्हारा ये जो, जैसे तुम इसको देखो, ये भी एक तरीके से ऑयल मान सकते हो। इसमें जो तुम कंपोजिशन देख रहे हो क्या है, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं तुम्हारा ज्यादा हो रखा है, कहीं तुम्हारा कम हो रखा है, इस तरीके की चीजें हो रखी हैं। तो इसमें जो तुम सब्सटेंस है बड़े आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हो, बड़े आसानी से तुम देख भी सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मैं ऊपर वाले उसकी बात कर देता हूँ, ये जो तुम्हारा ये था, है ना, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। थ्रू आउट द स्ट्रक्चर क्या है, वो तुम्हारा सेम हो रखा है। अब जैसे मान लो कि इसमें तुम्हारे कुछ गैस के बबल है, तुम्हारे उसके अलग अलग बबल है। लेकिन अगर जैसे मैं ऊपर वाली की बात करते तो हर केस में तुम्हारा वो बबल कैसा हो रखा है, तुम्हारा लिक्विड फेस में आ गया। तो तुम ऊपर देखोगे, होमोजीनियस तुम्हारा सिंगल फेस में दिखाने की कोशिश करेगा, हेट्रोजीनियस तुम्हारा मल्टीपल फेस में दिखाने की कोशिश करेगा। और जैसे मान लो कि अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ तो जैसे सलाद हो गया, नॉर्मल एग्जांपल है, घर में सलाद जब बनाते तो केवल हम लोग, जैसे मान लो तुमने सलाद बनाया और तुमने सलाद में केवल प्याज प्याज काट दिया, तो तुम मुझे बताओ वो क्या होगा, प्योर होगा या इम्प्योर होगा? वो प्योर। प्योर होगा, है ना। और जैसे मान लो कि तुमने सलाद में तुमने प्याज भी काटा, तुमने क्या कहते हैं, तुमने टमाटर भी काटे, खीरे भी काटे, सब काटे, तब क्या होगा बताओ मुझे? इम्प्योर। इम्प्योर। इम्प्योर हो जाएगा ना। तो बस वही चीज है, वो बताने की कोशिश करा। बाकी अगर तुम सैंड में वाटर को मिलाओगे तो भी तुम बड़े आसानी से उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, ऑयल में वाटर को मिलाओगे तो भी कर सकते हो, या फिर मान लो कि अगर तुम कोई सीरियल्स मिला रहे हो मिल्क में तो भी तुम उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम इनसे डरो मत कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जब मैं तुम लोग को सोल्यूशन पढ़ाऊं, आज केवल तुम्हारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आज केवल कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। अब हम चैप्टर हम लोग कल परसों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि अबे हाँ भाई होमोजेनियस का मतलब ये भी होता है। हम अपने आप को करेक्टिव डेफिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी बस केवल मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में तुमको कितने वर्ड आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो चीजें क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, होमोजीनियस क्या है, तुम्हारा सेपरेबल क्या है, इनसेपरेबल क्या हो रखा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या है ना, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। तो मैं बस केवल इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ यस गया सर। है। आ गया ना। तो चलो ठीक है, आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। A mixture is defined as a substance containing two or more different kinds of बताओ। atoms or एटम्स और molecules. मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। अभी अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। Why are all mixture considered impure substance? They are made up of only one kind of particle. They contain more than one kind of particle. They have six. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड।
प्रोमेथियस का आंसर बताओ बेटा। Which of the following is given as an example of a mixture formed from two pure substances? So, फिर A salt solution. सॉल्ट सोल्यूशन, So वेरी B गुड। भी तो हो सकता है। बी कैसे हो सकता है? मिल्क में तुम्हारा फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सब और होते हैं नहीं ना। फिर D डी शुगर सोल्यूशन, हाँ शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, हाँ शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, वेरी गुड। मैंने नीचे दिया नहीं, डी। डी आंसर दे रखा है, ठीक है इसका। सॉल्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट भी हो सकता है, NaCl का सोल्यूशन भी तुम्हारा हो सकता है। क्योंकि NaCl का जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट को हम लोग दूसरे फॉर्म से NaCl भी बोलते हैं। तो जब तक Na और Cl एक साथ नहीं आएंगे तब तक वो सॉल्ट नहीं बनेगा। तो एज अ मॉलिक्यूल हम लोग उसको सॉल्ट बोलते हैं, ये चीजें। तो अभी आगे चीजों को हम पढ़ेंगे। आंसर सही है। प्रियांश, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of these is not listed as an example of a mixture with the text? Sea water, copper, LPG rocks. Sir, copper. कॉपर, वेरी गुड, फंटास्टिक, क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट इज ऑलवेज अ प्योर सब्सटेंस। नाइस, गुड। चलो कुलदीप, टेल मी दिस आंसर। What is the key characteristic of a mixture regarding separation? Cannot be separated into other kinds of matter by any process. It can be separated into other kinds of matter by physical process. It can only be separated by chemical reaction. It always separates on its own. On its own. Yeah, option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। इसको सेपरेट किया जा सकता है अगर हम इसमें फिजिकल प्रोसेस लगाते हैं तो। अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following statement is true about mixture? They always have a fixed composition. They have fixed melting point or boiling point. They do not have fixed composition or fixed melting point or boiling point. They are always option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। जो तुम्हारा मिक्सचर होता है उसमें जो तुम्हारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, प्योर में होता है, वेरी गुड। आ जाओ फ्रॉम बेटा, इसका आंसर बताओ। A mixture can be classified as either pure or impure, it's solid or liquid, homogeneous or heterogeneous, element or compound. So C. होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, वेरी गुड, ठीक है। अब इन सब के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, दिक्कत मत लेना। प्रियांश, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is a characteristic of a homogeneous mixture? Different substances remain separate and visible. Composition is not uniform throughout. Appears as a single phase. So C option. सी Appears as a ऑप्शन, single. वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। In a homogeneous mixture, the substances are easily distinguishable, unevenly डिस्टिंग्विशेबल, mixed, easily mixed, not a डिस्टिंग्विशेबल। option ऑप्शन आगे बोल। homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर ना, तो बताओ होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है देखने में। चल ठीक है, टाइम अप। अभिषेक, बता इसका आंसर। In a homogeneous mixture, the different substances are easily distinguishable, evenly mixed, and not option A. Sir, मैं चलो, बताऊं? प्रोमिता बताओ बेटा आंसर। Sir, option C. हाँ, ऑप्शन सी। अबे साला, तुमको मैंने मैटर में पढ़ाया था, डिफ्यूजन के टाइप में भी पढ़ाया था, जब मैं तुमको डिफ्यूजन पढ़ा रहा था कि जो तुम्हारा वाटर में जो तुम्हारा शुगर के सोल्यूशन डाले हैं वो थ्रू आउट हर जगह जाके मिल जा रहे हैं, वो डिफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, मतलब एक मिक्स्ड हो जा रहे हैं। और वो जो मिक्स हो रहे हैं वो कैसे मिक्स हो रहे हैं, वो थ्रू आउट द सेम हो रहे हैं। तो वो जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो इवनली मिक्स्ड होते हैं और हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। कुलदीप और अभिषेक कहाँ रह गए मेरे भाई? चलो ठीक है, ध्यान लगाना, ठीक है। आ जाओ, इसको बताओ। प्रियांशी, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is an example of a homogeneous mixture? Sir, sand and water salat. Or salt water. सॉल्ट वाटर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब इसको बताओ कुलदीप आंसर। What is a key characteristic of a heterogeneous mixture? A option C. Different substances remain डिफरेंट, separate. And ऑप्शन सी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब इसको बता दो बेटा अभिषेक।
An example of heterogeneous mixture where you can see multiple फेसेस, phases. मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें तुमको मल्टीपल फेसेस देखने को मिल रहा है, सॉलिड भी दिख रहा है, लिक्विड भी दिख रहा है, वो चीज देखने को मिल रहा है, दोनों चीजें देखने को मिल रही है। बताओ मुझे। Cereal with milk. हम्म। Option सीरियस C, विद, cereal with वेरी गुड, है ना? milk. क्योंकि एयर में जो भी तुमको मिक्सचर दिखाई दे रहा है वो सब कैसे तुम्हारे, वो गैसियस स्टेट में। वेनेगर में जो भी तुमको मिक्सचर दिखाई देंगे वो सब कैसे दिखाई देंगे तुमको, लिक्विड स्टेज में दिखाई देंगे। और अगर मान लो कि टी में अगर मैं शू डिजोल्व करता हूँ, टी मतलब लिक्विड टी, तो भी तुमको मतलब कैसे दिखाई देगा, वो लिक्विड में दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं मिल्क में सीरियल डालता हूँ, वो जो आता नहीं है, वो जो वो देते हैं, वो क्या बोलते हैं, सीरियस मतलब समझ गए ना तुम लोग को, जो मतलब क्या कहते हैं, पापड़ी टाइप का जो होता है खाने The में। cornflakes. हाँ, कॉर्नफ्लेक्स, सॉरी, Cornflakes. गरीब आदमी। Sorry, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स। तो जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, वो कॉर्नफ्लेक्स कैसा हो गया, वो सॉलिड हो गया, और जो तुम्हारा मिल्क हो गया वो कैसा होगा, वो लिक्विड हो गया। तो तुम देखोगे तो मिक्सर में तुमको कैसा दिख रहा है, मल्टीपल फेस दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, एक सॉलिड भी दिख रहा है, एक लिक्विड भी दिख रहा है, वो चीज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। If a mixture appears as a single phase, solid, liquid, or gas, it is most likely a. Sir, option A. ऑप्शन बी, प्योर, प्योर Sir, सब्सटेंस हो सकता A. है। लेकिन अगर मैं A. क्या, क्या बोला? Sir, A. ये बोल रहा है अगर मान लो कि मिक्सचर तुम्हारा सिंगल फेस में पाया जा रहा है, केवल और केवल लिक्विड फेस में पाया जा रहा है ना, वो तुम्हारा ज्यादातर क्या होगा। ये बड़ा, ये मतलब वेग Sir, क्वेश्चन है। C, C, sorry, हाँ हाँ, ठीक है, homogeneous. ये वेग क्वेश्चन है। नहीं, इसका ए Sir, भी वो हो H सकता है। से cell confuse क्यों, हो गया. इसका ए भी तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना। ये भी तो हो सकता है, एयर में भी तो तुम्हारा वो हो रखा है ये चीजें, वो भी तो तुम्हारा एक सिंगल एक फेस से बन रखा है, वो भी तो तुम्हारा गैस से बन रखा है, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है वो। तो वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन वेग है एक तरीके से, समझ में आ गया? चलो अब इसका आंसर बता दो प्रियांशी। Which of these is a heterogeneous mixture? Copper sulfate solution, brass, oil and water. Sir, oil and water. ऑयल एंड वाटर। ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तुम्हारा इक्वली मिक्स हो जाता है, मैंने अच्छे से दिखाया था। ऑयल एंड वाटर नहीं मिलता, ये तुम्हारा ये जो एलॉय होता है, ये भी एलॉय अच्छे से मिक्स हो जाता है, और ये भी तुम्हारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। वेरी गुड। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा ऑयल और तुम्हारा वाटर होगा। तो मुझे बताओ, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस पे अब तुम लोग को कोई भी डाउट है, पहले तो मुझे ये बताओ। No, sir. नहीं है ना? तो याद रख नहीं है. लेना, अगर इस बेसिस पे जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मैं मैटर को डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, आसपास के मैटर को। एक मैटर को मैं बोल सकता हूँ कि एक मैटर है जो कि तुम्हारा क्या प्योर हो रखा है, और एक मैटर क्या हो रखा है, इम्प्योर हो रखा है ना। एक मैटर कैसा होगा, प्योर होगा, और एक मैटर कैसा होगा, तुम्हारा इम्प्योर होगा। तो जो प्योर होगा उसमें तुमको कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब नो इम्प्योरिटीज, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्योर होगा, जो तुम्हारा क्या होगा, बेसिकली जो प्योर होगा, वो प्योर तुमको कैसे देखने को मिलेगा कि हाँ उसमें मतलब कुछ चीजें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी मिल रखी, कुछ चीजें नहीं मिल रखी, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको बोल देते हैं मिक्सचर। क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। तो अगर मैं मैटर को कैटेगराइज करूंगा, तो कुछ चीजें उसमें मेरे को पता चलेंगी यार, कुछ चीजें प्योर हैं और कुछ चीजें तुम्हारी इम्प्योर हैं। तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस में भी जाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता चलेगा यार जो प्योर सब्सटेंस है वो दो चीजों से मिलकर बन सकता है। या तो मान लो कि अगर वो सिंगल एलिमेंट एलिमेंट से बन रखा है तब, या तो फिर वो जब वो तुम्हारा एलिमेंटल कंपाउंड हो रखा होगा तब बन रखा होगा। और अगर मैं मान लो कि मैं मिक्सचर की बात कर देता हूँ, तो मिक्सचर तुम्हारे दो केस में होगा। या तो मिक्सचर अगर मैं देखूंगा, अगर वो थ्रू आउट द सेम लग रहा होगा देखने में, कह रहे मैं भाई कोई तो डिफरेंस हुआ ही नहीं ना, पानी को चीनी मिला दिया तो पूरा पूरा सेम ही है, तो वो तुम्हारा होमोजीनियस हो गया। और अगर मान लो कि मैंने थ्रू आउट द मतलब कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश की कि वो थोड़ा अलग अलग आ रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मिक्सचर हो जाएगा। तो मतलब जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो मैंने तुमको जो भी पढ़ाया, ये केवल और केवल उसका एक फ्लो चार्ट है। अभी तुम्हारा मतलब इसमें क्या कहते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजीनियस उसमें मिक्सचर में तुम्हारा सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अभी डीप स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो तुम्हारा बेसिकली एक इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की, वो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया ना? तो अभी देखो, मैंने यही जो फ्लो चार्ट है, यही चीज मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना, ये देखो। तो अगर मान लो कि अगर मैं मैटर को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा कि जो तुम्हारा मैटर होगा या तो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर को मैं मिक्सचर भी बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि वो प्योर है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारा एलिमेंट से बना हो या फिर एलिमेंटल कंपाउंड से बना हो। अगर वो एलिमेंटल कंपाउंड से बना होगा, तो वो तुम्हारे मतलब एक से ज्यादा तुम्हारे एलिमेंट से बनकर बना होगा।
और अगर मान लो कि अगर वो केवल एलिमेंट से बना होगा तो फिर हम लोग और उसको सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और केवल केवल सिंगल एलिमेंट से ही बन रखा है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं मैटर को इस बार इम्प्योर से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब वो मिक्सचर हो रखा है, तो अगर मैं उसको ऐसा मिक्स करता हूँ कि वो जो सोल्यूशन बन रहा है वो तुम्हारा होमोजीनियस बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस वो कंप्लीटली मिक्स हो रखा है, उसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता, देख के बता नहीं सकता कि हाँ चीनी तुम्हारा कहाँ गया, पानी तुम्हारा कहाँ गया, ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश की जिसमें जो सब्सटेंस है वो अलग अलग दिख रहा है, तो वो हो सकता है वो चाहे वो तुम्हारा सस्पेंशन फॉर्म में हो या हो सकता है वो तुम्हारा कोलाइडल फॉर्म में हो। तो इस तरीके से जो तुम्हारा मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये एक से ज्यादा स्टेट में भी पाया जा सकता है, जैसे तुम्हारा वाटर और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिक्विड और तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस में, जैसे हमारा हो गया था तुम्हारा क्या कहते हैं सीरियल्स विद मिल्क। मुझे बताओ ये जो फ्लो चार्ट में अभी तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये समझ में आ गया? हाँ भैया। Yes, आ sir. गया ना? आ गया। अच्छा मेरे को बताओ, इसका बताओ क्या कहते हैं ये, अब कुलदीप इसका बताओ। According to the diagram, matter can divided into which three general classes? क्लासेस मतलब समझ गया ना? मैटर, मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, बता कौन कौन सी चीजों में? A solid, liquid, gas. हट। Sir, मैं बताऊं? हाँ बताओ। अच्छा उसमें तो था ही Option C, elements, हाँ compounds, and हाँ, mixtures. एलिमेंट्स कंपाउंड या मिक्सचर में इस चीजों में कर सकते हैं, समझ में आ गया? ये है। चलो अब आ जाओ, इसका आंसर बताओ अभिषेक। What is the key characteristic of pure substance? More than one substance is present. It contains impurities. Only one substance is present. ओनली वन सब्सटेंस, ठीक है। अनंत जब नाम लिया जाएगा तब आंसर देना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। This category of pure substance cannot be divided into single substance. Compound, mixture, element, solution. बताओ। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर Element, सकते, और भी चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो और किस चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये बताओ मुझे। element. एलिमेंट्स, वेरी गुड। है क्यों? क्योंकि तो जो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है वो तुम्हारा एलिमेंट से ही बन रखा है, मतलब एक तरीके से एटम से ही बन रखा है, और हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली वही जो हमने अभी तक जो रिवाइज किया ना, वो जो पढ़ा है उसका बस एक बार क्या है कि हमने फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। प्रोमेथियस का आंसर बताओ बेटा। How are compounds formed? Substances are completely mixed. Elements are chemically bonded together. Substances are merely set throughout each other through physical separation process. Sir, option B. ऑप्शन बी है ना, कंपाउंड क्या होता है, जब तुम्हारे दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनते हैं, तो जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना मिलकर बनते हैं, वो दैट एक्चुअली द वर्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड। सो व्हेन द टू एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर देन इट्स फॉर्म द कंपाउंड, दैट्स इट। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, आ जाओ प्रियांशी बेटा, इसका आंसर बता दो। What distinguishes a homogeneous mixture? Substance separate, it has more than one state. Substances are completely mixed and the mixture exists in one state. It is made from elements chemically bonded together. So option D. No, no, no. Option completely mixed in the mixture. So it's option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, नाइस। आ जाओ अनंत, अब इसका आंसर बताओ बेटा। Heterogeneous mixture include which type of a substance? A solution, B element, C suspension of fluids, and D compound. फ्लूइड्स नहीं, कोलाइड्स बोलते हैं इसको, बताओ। Yes, sir. कोलाइड्स बोलते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन। Yes, sir. क्या होगा इसका आंसर? So, the heterogeneous mixture include which type? Sir, solution. शांत रहना, इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। Sir, solution. चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, मतलब क्या कहते हैं कुलदीप, इसका आंसर तुम बताओ। कुलदीप नहीं है। कुलदीप नहीं है, अभिषेक तुम बताओ। Option C.
ऑप्शन सी है ना। तो अभी एक बार मैं फिर से रिपीट करा दे रहा। जब मैं बोलता हूँ ना कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है तुम्हारा, बेसिकली जो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो तुम्हारा दो चीजों से बना है। या तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो सॉरी, जो तुम्हारा मिक्सचर है वो दो चीजों से बना होगा। या तो वो तुम्हारा होमोजीनियस होगा, या तो वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस होगा। अगर वो होमोजीनियस है तो वो जो तुम्हारा क्या होगा, जो सब्सटेंस जो मिक्सचर जो आ रखे, जो मॉलिक्यूल आ रखे, वो थ्रू आउट द सेम हो रखे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ मिक्सचर है, वो ऐसा मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है, तो उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा जो टोटल जो सब्सटेंस बनकर आ रहा है वो कैसा होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। तो अगर तुम उसको भी कैटेगराइज करने की कोशिश करोगे तो तुमको पता चलेगा यार ये सोल्यूशन सस्पेंशन है और ये सोल्यूशन तुम्हारा कोलाइड है ना। तो अभी हम लोग इसके बारे में डीप और पढ़ेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग क्रॉस चेक भी करते जाएंगे। तो अभी बस फिर इतना जानो, जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। वो सस्पेंशन भी मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और कोलाइड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल बेसिकली होता है जो थोड़े से छोटे होते हैं कोलाइड के कंपैरिजन में, बट वो होते हैं, बस बात ये है। अभी मुझे बताओ इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं। नहीं है ना, चलो ठीक है, आ जाओ प्रियांशी इसका आंसर बताओ। In a heterogeneous mixture, how do substances behave? They are completely mixed and is indistinguishable. They chemically bond together, they remain separate. So C option. सी ऑप्शन, वेरी गुड, चलो आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following best describes the substance? More than one substance is present. बताओ। Mixture. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलोगे जिसमें तुम्हारे एक से ज्यादा सब्सटेंस पाए जाते हैं? क्या आप उन्हें एलिमेंट्स बोलना पसंद करेंगे, या अपने प्योर सब्सटेंस बोलना पसंद करेंगे, या अपने मिक्सचर बोलना पसंद करेंगे? एक से ज्यादा हुआ तो मिक्सचर हो गया। वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे, हमारा मिक्सचर बोलेंगे। तो देखो जो तुम्हारा आज मतलब क्या कहते हैं, एक डेमो क्लास थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा वो क्लास थी जो इस चैप्टर को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने की कोशिश करेगी, एक वो था। अब जो हम लोग मेन जो पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो मैटर जो होता है ना हमारे आसपास, हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं कि यार वो मेटल के फॉर्म में है, या तो वो तुम्हारा नॉन मेटल के फॉर्म में है, या तो वो तुम्हारा किसके फॉर्म में, तुम्हारा मेटोलाइट्स के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में। तो अगर तुमको मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट पढ़ना है, तो उससे पहले तुम्हारे पास तीन डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। एक का नाम है तुम्हारा मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, मेलिएबिलिटी हो गया। एक का नाम होता है तुम्हारा डक्टाइल, और एक का नाम होता है ब्रिटल। तो अब मुझे बता दो इंग्लिश मीडियम वालों कि मेलिएबिलिटी, डक्टाइल और ब्रिटल का मतलब क्या होता है? So malleability में I guess sheet form होती है metal से. वेरी गुड, फंटास्टिक। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, सब बता सकते हो कोई? बताओ। अनंत, तो ब्रिटल तो वो होता है जो पीसेस पीसेस में हो जाता है। वेरी गुड। ब्रिटल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, जो डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब समझते हो ना, मतलब कमजोर। आते कमजोर। कमजोर, तो डेलिकेट मटेरियल वो होता है जिसको हमने जरा सा मारा वो टूट गया, है ना। वो कांच का ग्लास हो सकता है, कुछ हो सकता है। डक्टाइल का मतलब क्या होगा बताओ? कुलदीप, कुलदीप, अभिषेक, अनंत, बताओ। सर जब metal wire में हो जाए. वेरी गुड, अब सुनो, यही चीज है। मेलिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस को मारा, मुझे नहीं मालूम कि वो बेसिकली क्या है, क्या वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटोलाइट है, इसके बारे में हम बाद में पता करेंगे। लेकिन बस केवल आज हम ये देखते हैं कि मेलिबिलिटी का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब क्या, ब्रिटल का मतलब है। मान लो कि तुम्हारे पास में कोई सामान रखा हुआ है, तुमने उसको उठाया, उसमें तुमने हथौड़ा मारना स्टार्ट किया। जब तुमने हथौड़ा मारना स्टार्ट किया और तुम्हें पता चला कि यार वो थीन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, वो मतलब टूटी ही नहीं रहा, वो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब पन्ने जैसा बन जा रहा है। तो तुमने कहा यार ये तो मैलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है, कि मतलब कि हम इसको चाहे जितना ठोके वो तुम्हारे शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और फिर उसी मान लो कि फिर तुमने एक दूसरा मेटल उठाया, फिर मतलब मेटल नहीं, मतलब कोई सब्सटेंस उठाया, और तुमने फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, घसीटा। जब तुमने उसको घसीटा तो तुमको पता चल रहा है कि यार घसीटने पे तो मतलब ये वायर जैसा भी बन जा रहा है। तो ये जो वायर जैसा बन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो मतलब अगर कोई भी चीज को अगर हम घसीट रहे हैं और अगर वो वायर का शेप ले ले रहा है, वायर जैसा बन जा रहा है, तो इसका मतलब है वो तुम्हारा डक्टाइल हो गया। और ब्रिटल का मतलब वो है कि अगर जैसे तुमने कोई चीज उठाई और तुमने उसमें हथौड़ा मारा है, कुछ मारा, और वो मान लो कि अगर वो टूट गया, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गोल्ड, क्या लिख देता हूँ, गोल्ड। तो मुझे बताओ गोल्ड क्या होगा, मैलिएबल होगा, Yes sir. डक्टाइल होगा, Yes sir. यस ब्रिटल होगा? No sir. नहीं होगा ना। नो। अब जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ चौक, जो हम लोग की क्लास की थी फेवरेट, कौन कौन खाता है? ठीक है। तो ब्रिटल होगा।
ठीक है, तो बताओ जब मैलिएबल होगा ये No, sir. No, नहीं sir. होगा, डक्टाइल होगा, No, No, sir. sir. ब्रिटल होगा, होगा, बिल्कुल होगा, है Yes, ना। sir. तो ये चीज है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कंप्यूटर है, क्या है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। हम लोग बचपन में ऐसे ही कंप्यूटर बनाते थे ना, ये ऐसे ही, और फिर इसके बाद कीबोर्ड बना देते थे ये। तो मान लो कि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर में तुमने हथौड़ा चलाया, तो तब मुझे बस बताओ कि क्या ये कंप्यूटर तुम्हारा मैलिएबल होगा। No, sir. कंप्यूटर भी टूट सकता है, लेकिन कंप्यूटर का वो पार्ट नहीं टूटेगा जहां तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस जैसा होगा, जो तुम्हारा मेटल पार्ट होगा, है ना। तो वही चीज तुमको देखना। अब हो सकता है कि अगर मैं कोई चीज उठा रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर केवल और केवल मेटल से बन रखी हो। अब जैसे मैं बोलते तो चौक चौक तुम्हारा नॉन मेटल से बन रखा है, तो वो ऐसा ब्रिटल हो गया। लेकिन मैं बोल देता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में तुम्हारा मेटल भी पाया जा रहा है, नॉन मेटल भी पाया जा रहा है, उसमें तुम्हारा प्लास्टिक भी पाया जा रहा है, मेटल भी पाया जा रहा है। तो जब तुम तोड़ोगे उसको तो तुम बोलोगे भैया उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैलिएबल भी होंगी, डक्टाइल भी होंगी और तुम्हारे ब्रिटल इन नेचर भी होंगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल में मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतना मुझे बताओ। इतना आया, Yes, sir. आ गया ना। तो कल हम लोग मतलब पता है क्या, एलिमेंट की शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग मतलब चैप्टर में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, फिर एलिमेंट को फिर हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ये जान सकते हो ये क्या है, बताओ, देख के बताओ ये क्या है। Sir, ये क्या, gold. हाँ ये गोल्ड है। तो ये देखो, अभी हम इसको क्या करेंगे, हमने हथौड़े से ठोका, तो जब हम हथौड़े से ठोक रहे हैं तो ये कौन सा केस हुआ बताओ। जो भी पहला वाला केस आया था, जो पहला वाला केस आया था, जो Sir, थिन शीट, malleable. हाँ ये क्या हो रहा था, मैलिएबल हो रहा था, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच करने पे ये वायर जैसा शेप ले रहा था, अब ये कौन सा केस हो गया, Ductile. ये डक्टाइल का हो गया, है ना। तो ये चीज हो गई, तो ये तुम्हारा इसमें मैलिएबल भी तुमको समझ में आ गया और तुमको इसमें डक्टाइल भी समझ में आ गया। तो इस चीज को याद रख लेना। अब देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हैमर करने पे थिन शीट बन रहा है, वो टूट नहीं रहा, उसको मैलिएबल बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, वो मेटल ही होता है। कि मतलब मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें अगर हम हैमर करें, हथौड़ा मारे, तो वो तुम्हारा थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो ऐसा प्रॉपर्टी निभा पा रहा है तो हम बोलेंगे मैलिएबल है। अब हो सकता है कि कोई मेटल ज्यादा मैलिएबल हो और कोई मेटल थोड़ा सा कम मैलिएबल हो। और डक्टाइल का मतलब क्या होगा कि अगर हम मेटल को हम लोग स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और अगर स्ट्रेच करने के बाद अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है बिना टूटे, तो हम उसको बोल देते हैं डक्टाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, डक्टाइल बोल देते हैं। अब आ जाओ, जैसे कि अभी चलता है भाई, कंप्यूटर तोड़ता है, हाँ जैसे ये देखो, है ना। ये वाला तो तुमने देखा होगा ना मीम वगैरह, हाँ, sir. है ना ये। तो मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये मैलिएबल है कि डक्टाइल है या फिर मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्रिटल है Sir, brittle. Sir, है ना, brittle ब्रिटल है. है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटल, इसमें कुछ चीजें तुम्हारी टूटती हुई दिख रही हैं, लेकिन सारी चीजें टूटते हुए नहीं दिख रही है ना, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा प्योर सब्सटेंस नहीं है। ये कैसा तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर जैसे मैं तुमको गोल्ड को दिखाता हूँ तो मुझे बताओ ये गोल्ड यहाँ क्या प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। Sir, pure. हाँ प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस की होने की वजह से हम लोग इसको मैलिएबल को डक्टाइल में बड़े आसानी से बता पा रहे हैं। लेकिन ये जो तुम्हारा कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसा होता है बताओ, प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। Impure substance. इम्प्योर सब्सटेंस है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंस बेसिकली तुम्हारे छोटे छोटे प्योर सब्सटेंस से बन रखा है। तो अब हो सकता है कि कुछ प्योर सब्सटेंस तुम्हारा ब्रिटल नेचर हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो चीज मान लो कि अच्छे से टूट गई तो वो तुम्हारा ब्रिटल हो गया, और जो चीज नहीं टूटी, वो जो तुम्हारा थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है, वो तुम्हारा मैलिएबल हो गया, और जिसको हम लोग घसीट सकते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डक्टाइल हो जाएगा। तो ये चीज है। तो एक जो तुम्हारा नॉन मेटल होता है, बेसिकली जो मैं बोलता हूँ ना, जो सब्सटेंस अगर मानो हथौड़ा और टूट जाता है, तो वो ज्यादातर केस किसका होता है, तुम्हारा नॉन मेटल का होता है। तो नॉन मेटल एक अपने साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी रखे रखता है कि अगर मैं उसको हैमर करूंगा, हैमर करूंगा, मारूंगा, तो टूट जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस बेसिकली तुम्हारी अपोजिट होता है तुम्हारा मैलिबिलिटी और डक्टाइल की, कि मतलब इतना वो कमजोर होता है। और अच्छा, अगर तुमने कोयला देखा है, कोयला, कोल, बताओ मुझे, कोल दिखा है, कोल, कोयला, एनीवन, Yes, sir. है ना, कोयला। मुझे बताओ कोयला क्या होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। Sir, brittle होता है. वेरी गुड, है ना। मैंने जान मुझके दो ऑप्शन दिए थे, ये कोई इन दोनों में कोई चूज करे तो फिर बस सुनाता हूँ अच्छे से, समझ आ गया। तो कोयला क्या होता है, तुम्हारा ब्रिटल इन नेचर होता है। तो ये देखो, जैसे तुम्हारा है ना, ये कौन है, ये तुम्हारा कोयला, मतलब तुम्हारा ये है ना, ये देखो, ये जो कोयला को हथौड़ा मारा और ये तुम्हारा आराम से टूट गया ना। तो ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, ये तुम्हारा एक तरीके से क्या है, तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्रिटल इन नेचर है। तो हमें मालूम है कि जो तुम्हारा आसानी से जो टूट जाता है एक हैमर्ड करने में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। तो जो तुम्हारा कोयला होता है ना, वो तुम्हारा कार्बन से बना होता है, और जो तुम्हारा कार्बन होता है वो तुम्हारा होता है नॉन मेटल।
तो अगर जो कोयला होता है ना किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, और कार्बन किस चीज से बना, कार्बन क्या होता है तुम्हारा नॉन मेटल होता है। तो अभी जब मैं तुमको मतलब इसी अगले जब आने वाले इसी चैप्टर में जब तुम पढ़ोगे कि मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तुम्हारा कार्बन क्या होता है, तुम्हारा एक नॉन मेटल होता है। तभी तो तुम देखो पेंसिल को जब तुम चलाते हो उसमें अगर जैसे मान लो कि थोड़ी सी नोक को ऐसे तोड़ा टेढ़ा कर देते हो तो नोक टूट जाती है कि नहीं टूट जाती, बताओ मुझे। Yes, हेलो, sir. हाँ टूट जाती है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारी आसानी से जो टूट जा रही थी, अगर मैं तुमको ऐसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारी पेंसिल की जो नोक है जो कि तुम्हारी बेसिकली ग्राफाइट से बन रखी है, वो तुम्हारा बेसिकली क्या है, तुम्हारा मेटल है कि नॉन मेटल, तो तुम क्या जवाब दोगे। So non-metal. नॉन मेटल है। जब तुम लोग क्लास 10th में होगे तब तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये जो तुम्हारा ग्रेफाइट है डायमंड है ना, ये बेसिकली पता है किस चीज से बन रखा है, तुम्हारा कार्बन से ही बन रखा है। तो ये बेसिकली जो तुम्हारा ग्रेफाइट है तुम्हारा कार्बन ही है। तो हमें मालूम है कि कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल को अगर हम लोग कभी भी हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबल डक्टाइल ब्रिटलनेस, क्या बोलते हैं इसको, So brittleness. ब्रिटलनेस बोलते हैं। वेरी गुड, चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ बेटा। The property of metals that allows them to be hammered or beaten into thin sheets without breaking is known as malleability. मैलिएबिलिटी, वेरी गुड। तीन शीट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे मैलिएबिलिटी हो जाएगा। अगर तुम लोग को ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो एमएस से याद रख लेना, ठीक है, एमएस धोनी ऐसे करके ना, एम फॉर मैलिबिलिटी और एस फॉर मैलिबिलिटी का मतलब वो आसानी से तुम्हारा क्या हो जा रहा है, शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अनंत, अब इसका आंसर बताओ बेटा। आनंद है क्लास में। Yes sir, yes हाँ sir, सर बता है। रहा हूँ। बताओ बताओ बेटा। Which property describe the ability of metal to be drawn stretched into the wires without breaking? Sir, A है। सोचो, एक मतलब क्या कहते हैं Sir, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी, जब मैं उसमें हथौड़ा मार रहा हूँ तो वो टूट नहीं रहा, शीट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इस बार हम sir, लोग उसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर ड्यूसिलिटी मतलब जब गोल्डन वो मतलब जो गोल्ड होता है उसको हम लोग मतलब अगर शेप देंगे तो टूटेगा नहीं। वो टूटेगा नहीं। मान लो कि जैसे मैंने उसको हथौड़े से मारा मारा तो वो तुम्हारा थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मान लो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रॉपर्टी को तुमने मैलिएबल बोल लिया। अब मान लो कि हम लोग के पास गोल्ड की रिंग भी तो होती है, गोल्ड की चैन भी तो होती है। अगर मान लो कि मैं उसको वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वायर में अगर मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ किसी भी मेटल को अगर मैं वायर में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, बताओ मुझे। सर ड्यूसिलिटी। डक्टाइल, इसको क्या बोला जाता डक्टाइल। है, डक्टिलिटी, या फिर क्या बोला जाएगा, डक्टाइल भी बोल सकते हो, क्या बोला जाएगा, डक्टाइल। ये हो गया उसका डक्टाइल। आंसर। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक सर नहीं है क्लास में। नहीं है, प्रॉमिता आप बताओ बेटा आंसर। If a metal can be easily shaped into a flat plate by hammering, it exhibits high C malleability. मैनेबिलिटी, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो प्रियांशी। Copper is often used to make electrical wires because of its excellence ductility. डक्टिलिटी, वेरी गुड, है ना, डक्टाइल इन नेचर ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which of the following pairs correctly matches a property with its definition? Your option C. ऑप्शन सी है ना। पहला वाला आंसर क्यों नहीं होगा, पहले वाले में क्या होना चाहिए फिर आंसर। They are thin sheets. थिन शीट्स में, अरे थिन वायर में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा, ductility. डक्टाइल बोलते हैं। और जो तुम्हारा थिन शीट में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो तुमने सी तो सही बता दिया, तुम्हारा बी वाला थिन शीट में अगर जो कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, Malleability. और जिसको आसानी से तोड़ा जा रहा है वो चीज क्या होती है, Brit. वो ब्रिटल, Brittle. है ना, ब्रिटल होती है, टूटने का उसका डर होता है, ये चीज हो गया। चलो इसका आंसर बता दो अनंत। सर नहीं है क्लास में। चलो ठीक है, आप बताओ प्रोमिता। The property due to which non-metal breaks into pieces on hammering is called, for option C, brittleness.
ब्रिटलनेस, वेरी गुड। चलो आ जाओ प्रियांशी, इसका आंसर बताओ। Brittleness is described as the opposite of. Sir, option B. मैलेबिलिटी एंड द डक्टाइल, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। If a substance shatters when struck with a hammer, it is likely exhibiting the property of exhibiting मतलब एग्जिबिट मतलब प्रॉपर्टी शो करना, दिखाना। एग्जिबिट मतलब होता है दिखना। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, मैंने जानबूझ के, देखो सबको मालूम चल गया मैलेबिलिटी, डक्टाइल और ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, लेकिन क्वेश्चन कितने कितने डिफरेंट तरीके से तुम्हारे सामने आ सकता है, तो तुम कितने कितने डिफरेंट तरीके से तुम उस चीजों को लिख सकते हो। इसी वजह से मैंने इस तरीके से देने की कोशिश की है। चलो बताओ प्रोमिता, तुम्हें बताओ। So brittleness. हाँ ब्रिटलनेस, तो देखो इसमें यही बता रहा हूँ ना कि अगर मैंने किसी सब्सटेंस को हैमर से मारा और वो तुम्हारा शैटर्ड हो गया, शैटर मतलब समझते हो ना। So हाँ pieces में बिखर गई। हाँ, टूट गया, वो चीज हो गया, शैटर हो गया। ठीक है, तो वो चीज हो गया तुम्हारा, मतलब टूटना हो गया, तो वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी हो गई। ये हो गया। चलो आ जाओ, इसका आंसर बता दो, मतलब प्रियांशी। Which of the following would typically show brittleness? Copper, gold, carbon, aluminum. Sir, carbon. कार्बन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। the text implies that metals generally do not exhibit which property when hammered. Luster. लस्टर, अच्छा मुझे कोई लस्टर का मीनिंग बता सकता है क्या होता है। So, shine. तो चमकता है, तो शाइन हाँ करता है, वेरी तो गुड, है ना, lustrous चमक ना, बोलते हैं। लस्ट्रस जिसे बोलते हैं। वाह, सो लस्ट्रस गोल्ड रिंग, कहाँ से लाई हो। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब इसका हो गया क्या आंसर, शायद नहीं नहीं, हाँ यार हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मतलब यहाँ से चैप्टर मतलब तुम्हारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, मतलब चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से तुम्हारा एलिमेंट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो चीज तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मुझे इतना बताओ। Yes sir. आ गए ना। तो तुम्हारा आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पॉइंट में लिखना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। और ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। आंसर राइटिंग करते रहो, नंबर इसके मिलेंगे। एमसीक्यूज और लेक्चर के कभी भी नहीं मिलते। ठीक है, व्हाट इज ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। ठीक है, कैटेगराइज्ड इन टर्म ऑफ, कैटेगराइज्ड इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले तो तुम ये बताना कि अगर कोई सब्सटेंस को हैमर कर रहे हैं, टूट जा रहा है तो ब्रिटल है ना। अगर वो स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो डक्टाइल है। और अगर मान लो कि शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो मैलिएबल हो गया। और अगर ये ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो आपके मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जो आपका नॉन मेटल होता है वो आपका वो होता है। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, ये दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, एनीवन? पक्का? पक्का ना? सर ये प्रियांशी को बता दीजिए कि कहाँ लिखना है, क्या करना है। क्या क्या हो गया? सर ये प्रियांशी पूछ रही है, तो बता दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये मैंने सेंड कर दिया। हाँ पूछो, डाउट पूछो, क्या डाउट है, प्रियांशी पूछो। सर मैं तो इतना पूछ रही थी कि इसका आंसर अभी लिखना है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं लिखना है।